प्यारे बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत आप सभी का कॉमर्स एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। आज क्या पढ़ने वाले हैं हम? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इससे पहले हमारे दो चैप्टर पार्टनरशिप वाली किताब के खत्म हो चुके हैं। पहला है फंडामेंटल, नहीं देखा तो जाकर देख लेना। 3 पार्ट में वो चैप्टर कराया था, बेहतरीन तरीके से कराया था। और उसके बाद हमने कराया था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अगर आपने अभी तक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल नहीं देखा तो ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। डिस्क्लेमर 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 डिस्क्लेमर। ठीक है जी। पहले जाकर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल यानी गुडविल का जो चैप्टर है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो चैप्टर है, इससे पहले वाला पार्ट देखो और फिर ये वाला करेंगे। कई किताबों में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अलग से चैप्टर नहीं दे रखा, वो या तो फंडामेंटल में ही एडेड है या वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही एडेड है। इसलिए बच्चों को लगता है कि मैं गुडविल इसमें पढ़ाऊंगा, जबकि ऐसा नहीं है। गुडविल मैं ऑलरेडी एक सेपरेट चैप्टर पढ़ा चुका हूं, जहां पर हम लोगों ने एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के बेहतरीन तरीके से फॉर्मूले एंड क्वेश्चन एंड थ्योरी दोनों पढ़ लिए थे, तीनों पढ़ लिए थे। सही है जी, शुरू करें। बेहतरीन चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेकिन एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। देखो भैया, क्या है, अभी चल रहा है जून आई गया। अच्छा, आज तो 30 मई है, वैसे तो आज 30 मई है। और मैं मुस्कुरा के रहा हूं, मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता। चलो तुम्हें बताता हूं, तुम मेरे बच्चों, आज मेरी शादी की सालगिरह है, 12वीं शादी की सालगिरह है 30 में। ठीक है जी। जितने भी बच्चे कमेंट करेंगे, थैंक यू। लेकिन देखो, शादी की सालगिरह वाले दिन अगर पति पत्नी से दूर होकर वन शॉट बना रहा है तो कितना डेडिकेटेड टीचर होगा वो। ठीक है ना? तो देख लो भाई। और कल से फिर जून स्टार्ट हो जाएगा, परसों से एडमिशन चैप्टर। देखो, मैं ये डिस्क्लेमर इसलिए दे रहा हूं कि एडमिशन चैप्टर बहुत बड़ा है, बड़ा नहीं बड़ा है, और मैं उस चैप्टर को तोड़ तोड़ के पढ़ाना नहीं चाहता। मैं उसको एक ही वन शॉट में पढ़ाना चाहता हूं, तो मुझे थोड़ा वक्त चाहिए होगा। आई नीड सम टाइम उस लेक्चर को पोस्ट करने के लिए। और क्लास 11th के भी लेक्चर मैंने बनाने शुरू कर दिए हैं। 2 जून को उसका भी डालना है। फिर मुझे वेकेशंस पे भी जाना है। ठीक है, वो भी जरूरी है। साल में एक ट्रिप होता है, वो भी बड़ा जरूरी है। लेकिन मैं वादा करता हूं कि जब भी वो वन शॉट आएगा, ऐसा धमाका लेकर आएगा, तुम लोगों ने आज तक एडमिशन इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा। ये तुम्हारे बड़े भाई का वादा है। चलो, अब बहुत ज्यादा बातें नहीं करनी है। एंड अब बढ़ते हैं हम लोग अपने इस चैप्टर की ओर। चैप्टर का नाम बड़ा ही प्यारा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो, अभी हम लोगों ने फंडामेंटल सीखा कि एक पार्टनरशिप होता क्या है, पार्टनर्स इंटरनली कैसे बातचीत करते हैं। अब यहां पर है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर बदलाव आ जाता है, तो सबसे पहले तो हमें ना 2 डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लेनी है। वो डेफिनेशन क्या है प्यारे बच्चों? पार्टनरशिप का एक एग्रीमेंट होता है जिसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। वो ये कहता है, द टर्म ऑफ रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स। जो पार्टनर्स के बीच में रिश्ता है, किसको आईओसी मिलेगी, आईओसी नहीं मिलेगी, आईओडी, सैलरी, ये सब तो है ही है। लेकिन पार्टनर्स में आपस में रिश्ता क्या है, यानी उनके बीच में रेशियो क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वेनेवर देयर इज अ चेंज इन रिलेशनशिप, ओहो, शादी की सालगिरह के अंदर चेंज इन रिलेशनशिप वाला टॉपिक, नहीं भाई, गलत जा रहा हूं मैं। वेनेवर देयर इज चेंज इन रिलेशनशिप ऑफ द पार्टनर्स, ये वो पार्टनर्स है, मतलब पार्टनर्स वाले पार्टनर्स। जब भी पार्टनर्स के बीच में चेंज इन रिलेशनशिप होता है, यानी अगर उनका रेशियो बदल जाता है इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, इट रिजल्ट्स इन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। तो अभी मैं तुमको एक बेहतरीन शब्द पढ़ा रहा हूं, उस शब्द को कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। यानी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, यानी पुरानी फर्म को मरना पड़ेगा और नई फर्म को पैदा होना पड़ेगा। देखो, 2 शब्द आएंगे अब जीवन में तुम्हारे। एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, हम वो पढ़ रहे हैं। फर्म बंद नहीं हो रही, पार्टनर्स के बीच में जो रिश्ता है वो बदल रहा है। क्या पता रेशियो बदल रहा हो, क्या पता कोई आ रहा हो, क्या पता कोई जा रहा हो, क्या पता कोई जा रहा हो, फर्म नहीं बंद हो रही, फर्म चलती रहेगी। एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, विच इज द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक। ठीक है ना? वो अलग बात है। टू रीएस्टेट एनी चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। एज अ रिजल्ट, एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड। पुराने एग्रीमेंट को खत्म करना पड़ेगा, पुरानी पार्टनरशिप को खत्म करना पड़ेगा, पुराने रिश्ते को खत्म करना पड़ेगा, एंड नया रिश्ता, नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट कम इनटू एग्जिस्टेंस। हाउएवर द फर्म कंटिन्यूज। फर्म बंद नहीं होगी, फर्म कंटिन्यू करेगी।
शब्द समझ में आ गया? इस शब्द के ऊपर एजर्शन रीजन बहुत बनते हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म क्या होता है। ठीक है जी, तो पहले 5 मिनट के अंदर हमने तो ये बात की है। उसके बाद बात करते हैं, अ फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द अकरेंस ऑफ एनी ऑफ द इवेंट बिलो। अब हम ये पुरानी पार्टनरशिप फर्म मरेगी कब, कब रिकॉन्स्टिट्यूशन की स्थिति पैदा हो जाएगी एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर? पहला, जब पुराने ही पार्टनर्स हैं, एबीसी पार्टनर्स थे, आज भी एबीसी हैं, पहले वो इक्वली शेयर कर रहे थे, अब वो कहते नहीं, म्यूचुअली डिसाइड करके उन्होंने कहा नहीं, अब हम 3:2:1 में शेयर करेंगे। यानी इस केस का मतलब है कि अगर ये 1:1:1 शेयर कर रहे थे, लेकिन अब ये शेयर करेंगे 3:2:1 में। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। आज भी एबीसी है, कल भी एबीसी ही रहेंगे, कोई नया पार्टनर नहीं आएगा। सेकंड है, जब कोई नया पार्टनर आ जाएगा, अरे कोई फ्री में आएगा क्या? प्रॉफिट का हिस्सा लेगा कि नहीं लेगा? पहले 2 लोग बैठकर पिज्जा खा रहे थे डोमिनोज में, तुम और तुम्हारी वो, ठीक है ना, समझ रहे हो? अब देखो मैं तुमको एक रिलेटेबल कंटेंट देता हूं, तुम और वो, ठीक है ना, जिसको तुम मान चुके हो लेकिन वो तुमको कुछ नहीं मान रही। तुम पिज्जा खा रहे थे डोमिनोज का बढ़िया वाला लार्ज पिज्जा, ठीक है जी, 8 स्लाइसेस थे, 6 वो रगड़ रही थी और 2 तुमको मिल रहे थे, समझ रहे हो? अब सुनना, अब कहानी यहां पर यह है कि उस बंदे की एंट्री होती है जिसकी वजह से उसने तुम्हें छोड़ा, सुन रहे हो? ठीक है, अब जिसको वो आया, अब वो भी आगे टेबल पे बैठ गया, वो भी पिज्जा खाएगा, तो उसने अपने में से तो नहीं दिए, कटा तो तुम्हारा ही, तुम्हें अपने में से एक स्लाइस देकर उस बंदे को खुश करना पड़ा। बात समझ रहे हो? तो कहानी क्या है कि जब कोई नया पार्टनर आता है तो कुछ लेकर तो जाता है, तो पुरानी पार्टनरशिप में उथल पुथल होगी कि नहीं होगी? खैर उसको तो फर्क नहीं पड़ रहा, तुम्हारे दिल में तो उथल पुथल होगी। तो यहां पर क्या है कि पहले वो इक्वली, चलो फॉर एग्जांपल आप दोनों 4-4 स्लाइसेस भी खा रहे थे, मान लिया वो भूखी नहीं है, ठीक है जी, मान लो 4-4 स्लाइसेस भी तुम खा रहे हो, 4-4 स्लाइसेस भी तुम खा रहे हो, लेकिन उसके आने से क्या हो गया, तुम्हें अपना शेयर कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा। कोई नया पार्टनर आ गया, मान लो अब तीनों भी इक्वल खाते हैं, तो पहले तुमको 4 स्लाइस मिल रहे थे, अब तुमको 4 तो नहीं मिलेंगे, कम मिलेंगे, समझ आ रही है? तो नया पार्टनर आ गया। फिर आता है अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाएगा, जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाएगा तो अपना शेयर पुराने पार्टनर्स को देकर जाएगा, तो भी चेंज हो जाएगी। किसी पार्टनर की मृत्यु हो गई तो भी वो देकर जाएगा। फिर होता है अमेलगमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फॉर्म्स। जब मान लो यहां पर ए और बी पार्टनर है, यहां पर पी और क्यू पार्टनर है, इन दोनों का अमेलगमेशन हो गया, 100 रुपए प्रॉफिट यहां बनता था, 150 रुपए यहां बनता था, मान लो 250 यहां बन रहा है, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो बदल जाएगा। पुरानी पार्टनरशिप, ये वाली को भी मरना पड़ेगा, ये कोई मरना पड़ेगा और ये पैदा हो जाएगी। ऑल्दो अमेलगमेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, वो जब आप ग्रेजुएशन वगैरह करोगे तब पता चलेगा। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म ऑलवेज लीड्स टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है जी। जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगी, चेंज इन पीएसआर तो होगा ही होगा अमंग द पार्टनर्स। द इशू, अभी देखो बस लास्ट थ्योरी का टॉपिक है, फिर प्रैक्टिकल चालू हो जाएगा। ये जानना जरूरी है क्योंकि हमने आगे की ट्रेजेक्टरी जाननी जरूरी है ना, कि आगे हमको क्या करना है। द इशू दैट नीड्स टू बी एड्रेस एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये 5 चीजें जब भी चेंज इन पीएसआर होगा, चाहे वो वॉलेंट्रीली हो, चाहे वो एडमिशन की वजह से हो, चाहे वो रिटायरमेंट, चाहे वो डेथ, चाहे वो अमेलगमेशन, इन सब कारणों में आपको ये 5 ट्रीटमेंट एक अकाउंटेंट को करने पड़ेंगे। आप और मैं है कौन? अकाउंटेंट है, हमको ये काम करना ही पड़ेगा। पहला, हमें यह देखना पड़ेगा कि पीएसआर चेंज होने से, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से कौन सैक्रिफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है और कितना। फिर गुडविल की अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, पुरानी गुडविल, नई गुडविल, ये भी हम सीखेंगे, क्यों कर रहे हैं ये भी सीखेंगे। अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, हम इसका ट्रीटमेंट भी जानेंगे कि जो गुल्लकें बन रखी हैं उनका क्या होगा, जो पुराने लॉसेस अभी तक हम लोगों ने ट्रीट नहीं किए हैं, पीएनएल में नहीं डाले हैं, राइट ऑफ नहीं किए, उनका क्या होगा। रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, वैसे तो हमारी अकाउंट्स की एक लिमिटेशन होती थी कि हमें अपने पुराने असेट्स को, जितने भी असेट है उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पर लिखना होता था, लेकिन यहां पर जब पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है तब आपके पास ये मौका होता है कि आप अपनी बैलेंस शीट रिवाइज कर सकते हो। लैंड और बिल्डिंग जिसकी वैल्यू बढ़ चुकी है, आज आप अपनी बैलेंस शीट में उसकी वैल्यू बढ़ा सकते हो। फिर आता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, फिर क्या आता है? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है ना। अब ये क्या होता है ये मैं लेक्चर के एंड में बताऊंगा, आगे बढ़ते हैं।
तो सबसे पहला टॉपिक आता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। सिंपल सी बात है भाई, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है और वो बस लिखूंगा, एक फॉर्मूला बहुत होगा। ये होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला, ये होता है बेटा ओल्ड रेशियो, एक ही लिखूंगा, दो नहीं लिखूंगा, माइनस न्यू रेशियो। ठीक है जी, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, सिंपल सा फॉर्मूला है, ये एसआर का आ गया। अगर ओल्ड ज्यादा है न्यू कम है यानी ए ने सैक्रिफाइस किया, अगर न्यू ज्यादा है ओल्ड कम है यानी उसने गेन किया है। ठीक है ना, तो यानी अगर सैक्रिफाइस है, अगर मैं गेनिंग का फॉर्मूला बताऊं आपको तो यही हो जाएगा न्यू माइनस ओल्ड। देखो बस इतना ही है, तो हम दोनों में से कोई एक फॉर्मूला भी याद रख लेंगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो पॉजिटिव आया तो यानी सैक्रिफाइस ही किया है, अगर ये सॉल्व करके नेगेटिव आ गया इसका मतलब है कि आपने गेन किया है। ठीक है ना, ये इकलौता ऐसा टॉपिक है कि जहां पर आपको कुछ याद नहीं करना, आपको गो विद द फ्लो करना है, जब भी याद रखना। अभी हम एडमिशन भी पढ़ेंगे, रिटायरमेंट भी पढ़ेंगे, डेथ भी पढ़ेंगे। अच्छा सांस लेता हूं पहले तो मैं, जितना हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं वो सारा का सारा एडमिशन में लगेगा, सारा का सारा रिटायरमेंट में, सारा का सारा डेथ में, ये ध्यान रखना। मैंने आपको वेरी फंडामेंटल की पहली क्लास के लगभग 10 मिनट में एक बात बता दी थी कि इस साल की जो किताबें हैं, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो हमारी कंपनी हो, या हमारी हमारी एनालिसिस वाली किताब हो। पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप के हर एक चैप्टर लाइक डोमिनोज है। डोमिनो वो खाने वाला डोमिनोज नहीं जहां तुम और वो बैठे थे, डोमिनोज वो जो गेम होती है जिसमें एक गिराओ सारे गिरते हुए जाते हैं। ठीक है, वो सेटिस्फाइंग वीडियोस देखते हो जो तुम रील्स में, एक गिरा देखते हैं क्या बनेगा, तो एक डोमिनो गिरा सारे के सारे वो गिर जाएंगे। तो यानी अगर आपका पहला फंडामेंटल खराब रह गया तो आगे दिक्कत आएगी। आज भी देखोगे आपको फील हो रहा होगा, गुडविल दिक्कत आ गई तो ये वाला दिक्कत, और ये दिक्कत आ गई ना इस चैप्टर में तो आपके हर एक चैप्टर डूब जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना, सीरियस नोट पे बात बता रहा हूँ, बात समझ में आ गई? ठीक है जी, और एक और सीरियस नोट पे बात है भाई, इधर आओ। यार तुम लोग चैनल सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो यार? हमारी देखो, मैं अपनी शादी की सालगिरह में तुमको पढ़ा रहा हूँ, तुमसे वीडियो देख लेते हो यार, गलत बात है यार, सब्सक्राइब कर दो भाई यार, मोटिवेशन हो यार। अच्छा सा कमेंट छोड़ोगे, चैनल सब्सक्राइब करोगे तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा क्या यार? हम भी तो इसी चीज के भूखे हैं। चलो अब इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बताऊं, अभी हम एडमिशन भी करेंगे और सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो वाले क्वेश्चन के बताता हूं। आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, जो होगा वो यही है, कुछ चीज याद करने की जरूरत नहीं है। गो विद द फ्लो वाली गेम है, मतलब जैसा जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा वैसा हम सॉल्व करेंगे। मैं आपको दिखाता हूं मैं क्या बात कर रहा हूं। जैसे जैक और बारबोसा, ओहो क्या नाम रखा है इसने, जैक और बारबोसा आर पार्टनर्स इन अ फर्म, जो कि ओल्ड रेशियो उनका 2:1। इट वॉज डिसाइडेड बाय देम टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम, क्या पढ़ते हैं इसको, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। 1 अप्रैल 2024 से वो कह रहे हैं कि भैया हम इक्वल शेयर हो जाएंगे। तो भैया देखो, सबसे पहले बात तो बताओ, पहले ओल्ड रेशियो क्या था इनका? ओल्ड रेशियो था हमारा 2:1, और अब हमारा नया रेशियो क्या हो गया है भैया? 1:1। बस सिंपल सी बात है, आपको बताना है कि जैक और बारबोसा सैक्रिफाइस कर रहे हैं या गेन कर रहे हैं। बस सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूं। जब आप वो बैठे हुए थे और पिज्जा खा रहे थे, ढंग से समझना, पूरी स्टोरी सुनो अब तुम्हारी। जब तुम पिज्जा खा रहे थे, मान लेते हैं इसमें 8 स्लाइसेस थे, 4 वो खा रही थी, 4 तुम खा रहे थे, मान लो, मानने में कुछ नहीं जा रहा। ठीक है जी, इतने में एक नए बालक की एंट्री होती है। ठीक है जी, समझ रहे हो, वो तुम्हारा दुश्मन। ठीक है, तो इसकी बालक की एंट्री हुई। अब मान लेते हैं कि एक इसने दिया अपनी तरफ से, वैसे देती नहीं है वो, और एक इसने दिया अपनी तरफ से। ठीक है जी, अब इसके पास 3 बचे, इसके पास 3 बचे, इसके पास 2 आ गए। अब जितना इसने सैक्रिफाइस किया, जितना इसने सैक्रिफाइस किया उतना इसका गेन होगा, सिंपल सी बात है। पिज्जा तो एक ही रहेगा। चलो एक और केस देखते हैं। एक और केस की बात क्या है कि मान लेते हैं कि वो आया ही नहीं, वो आया ही नहीं जिसकी हम बात कर रहे थे। तुम ही दोनों बैठे हो, 4 वो खा रही है, 4 तुम खा रहे हो। तुमने कहा नहीं बेबी, तुमको एक और पिज्जा की स्लाइस खानी ही पड़ेगी, आई इंसिस्ट। ठीक है ना, तुम बटरिंग कर रहे हो। ठीक है, तो तुमने क्या किया, ये वाली पिज्जा की स्लाइस अब उसको दे दी। ठीक है जी, अब ये खाएगी लड़की, ठीक है, और ये खाएगा लड़का। ठीक है जी, नहीं बेबी हमारी डेट है, आपको एक पिज्जा स्लाइस खानी ही पड़ेगी। चलो
मान गई बेचारी, भूखी थी वो भी, तो उसको दे दिया हमने। अब सिंपल सी बात है, जो हमने 1/8 सैक्रिफाइस किया तो उसका गेन हो गया। भाई देखो, फ्रैक्शन हमेशा एक से खेली जाएगी, ये ध्यान रखना। तो जितना एक का सैक्रिफाइस होगा बाकियों का उतना क्या होगा, गेन होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है जी। तो कहानी यहां पर यह है कि आपको फ्रैक्शन वाला जो पूरा का पूरा गेम है वो एक से ही खेलना है। पिज्जा एक ही रहेगा, वो बढ़ नहीं रहा, आप कोई और ऑर्डर नहीं कर रहे हो उसके लिए, ठीक है ना। चलो, तो अब यहां पर गेम क्या आ गई कि हमको क्या निकालना है, जैक का हम निकाल रहे हैं सैक्रिफाइस। अच्छा सर, हमें कैसे पता चला कि जैक सैक्रिफाइस ही कर रहा है? आप हमेशा फॉर्मूला ना सैक्रिफाइस का ही लगाना। अब वो गेन कर रहा है या सैक्रिफाइस, वो क्वेश्चन बता देगा। तो सैक्रिफाइस का मतलब क्या है, ओल्ड, यानी 2/3 माइनस 1/2। तो हमने एलसीएम लिया 6, 4 माइनस 3, देखो 1/6। सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लगा के आंसर भी पॉजिटिव आ रहा है, तो यानी जैक ने सही में सैक्रिफाइस किया। अब बारबोसा की बात करते हैं। तो बारबोसा, नाम कैसा है इसका, सैक्रिफाइस कर रहे हैं, देखते हैं। अब ऑब्वियसली बात है, हमको पता है दो ही लोग हैं, 1/6 सैक्रिफाइस किया गया है, तो बारबोसा 1/6 गेन ही कर रहा होगा या कर रही होगी, हमें नहीं पता, देखते हैं। 1/3 माइनस 1/2, एलसीएम लेंगे, 2 माइनस 3 माइनस 1/6, ये कॉमन सेंस थी। अब आंसर नेगेटिव में आ गया, ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, गेन। तो यानी 1/6 सैक्रिफाइस हो रहा है, 1/6 गेन हो रहा है। सही है जी, ओके। तो यानी इस नए रिकॉन्स्टिट्यूशन से बारबोसा का फायदा हो रहा है और जैक का नुकसान हो रहा है। तो सोच समझ के किया होगा। और देखते हैं, ललित, मुकुल, चेतन, ये पार्टनर्स हैं। ओल्ड रेशियो दे रखा है इक्वली, ठीक है जी। तो ओल्ड रेशियो ये दिया हुआ है इक्वली 1:1:1। इट वॉज डिसाइडेड इन फ्यूचर चेतन विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। अब आगे से चेतन को 1/5 मिलेगा, पहले कितना मिल रहा था, 1/3, आगे से चेतन को 1/5 मिलेगा। अच्छा चलो, चेतन का तो बता दिया, ललित और मुकुल का तो बताया नहीं, तो यानी ललित और मुकुल अभी भी इक्वल ही रहेंगे। अब देखो क्या है, तो यहां पर चेतन्स न्यू शेयर, चेतन का नया शेयर क्या हो गया, 1/5 हो गया, ऐसा ही है। चेतन का नया शेयर क्या हो गया भैया, 1/5। अब देखना, बड़े ध्यान से देखना। तो यानी कहानी क्या है कि पहले पिज्जा आता था, तीनों इक्वली खा लेते थे। अब डिसाइड किया गया कि अब जो एक पिज्जा आएगा उसका 1/5 तो चेतन खा जाएगा। बचा कितना, इंपॉर्टेंट। तो अब देखो, रिमेनिंग शेयर कितना बचा, टोटल 1 होता है, 1 में से 1/5 चेतन खा चुका है, टोटल शेयर 1 होता है। कितना बचा बेटा, 4/5, ये बचा। अब ये जो 4/5 बच गया, ये कौन खाएगा, देखो। अब ये जो 4/5 बच गया, ये खाएगा ललित और मुकुल। कैसे, जैसे वो पहले खाते थे, यानी इक्वल, जैसे वो पहले खाते थे। बात समझ में आ गई, जिस प्रकार वो पहले कंज्यूम करते थे। तो आ जाओ, अब हम करेंगे, सबसे पहले था ललित का नया शेयर, तो 4/5 जो बच गया उसका आधा, यानी अब देखो सिंपल सी बात, पहले समझने की कोशिश करो। ये चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन एडमिशन नहीं समझ में आएगा। पिज्जा था, 1/5 चेतन ले गया, जो बच गया ललित और मुकुल कैसे खाएंगे, जैसे पहले खाते थे। पहले कैसे खाते थे, इक्वल। यानी अब ललित और मुकुल इन दोनों की बात बची है, तो आधा तू ले, आधा मैं ले ले। तो आधा कौन ले लेगा, ललित, 4/10, और मुकुल कितना ले लेगा, मुकुल्स न्यू शेयर 4/5 का आधा, यानी 4/10, बोले तो वही 2/5, और ये भी आ गया 2/5। तो मैं कह सकता हूं, अब जो इन तीनों पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ जाएगा, ललित रेशियो मुकुल और रेशियो चेतन का 1/5, यानी 2:2:1। अब यहां पर हमको कुछ बोल नहीं रखा था, क्या कैलकुलेट करना है, यहां पर हमें कैलकुलेट करना है एक तो न्यू पीएसआर और गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइस। अब पता चलेगा कि कौन गेन कर रहा था और कौन सैक्रिफाइस। तो अभी तो हम लोगों ने क्या निकाला, बस खाली न्यू रेशियो निकाला। ओल्ड दिया हुआ है, सी का बता दिया, यानी चेतन का बता दिया। अब हमको पता चल गया कि
ललित का नया शेयर क्या है, मुकुल का नया शेयर है। इतना समझ में आ गया, थम्स अप दे दो और लिख दो समझ गए सर। चलो बहुत ही बढ़िया, अब हम समझ गए हैं। तो हमारे पास अब ओल्ड रेशियो आ चुका। अब ये पहले जैसा क्वेश्चन बन गया। देखो अब जो ये है ना, ये कोई सिखा नहीं रहा तुमको, अब तुम ये याद नहीं करोगे, अब तुमको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कुछ भी क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। अभी देखना एडमिशन में तो भरे पड़े हैं ऐसे केसेस। तो आपको समझना है कि एक 1/5 जो बच गया, ललित और चेतन की तो कोई बात नहीं कर रखी, ललित और मुकुल की तो कोई बात नहीं कर रखी, तो वो इक्वली खाएंगे जो पहले था उनका। तो पहले 1/3 नहीं था, इक्वल था। अब ये बात समझना, चेतन का काम हो चुका है, चेतन को नहीं देखेंगे, तो 1/3 नहीं होगा, 1/2 होगा। ये बात का ध्यान रखना, गलती करते हैं बच्चे। ओल्ड रेशियो है भैया 1:1:1। न्यू रेशियो की बात हो गई है, ये है भैया हमारा 2:2:1। बात करेंगे ललित की, ललित के सैक्रिफाइस की, 1/3 ओल्ड माइनस न्यू, एलसीएम लिया 15, 5 - 6 -1/15। तो ललित तो कर रहा है गेन, ललित कर रहा है गेन, फायदा हो गया ललित का। मुकुल की बात करेंगे, मुकुल का देखते हैं सैक्रिफाइस है या गेन है। 1/3 -2/5, ऑब्वियसली बात है ये भी आएगा। ये भी क्या कर रहा है, गेन। अब बेटा इतनी सी बात तुमको पता होनी चाहिए कि ललित भी गेन कर रहा है, मुकुल भी गेन कर रहा है, तो चेतन क्या कर रहा होगा, सैक्रिफाइस। कितना कर रहा होगा, कितना कर रहा होगा, कितना कर रहा होगा, जितना ललित ने दिया, जितना मुकुल ने दिया, उतना ही चेतन ने। समझ में आ गई, सॉरी, जितना ललित को मिला, जितना गेन कौन कर रहा है, ललित, जितना गेन कौन कर रहा है, मुकुल, उतना ही सैक्रिफाइस कितना किया वो उसने। तो अगर हम चेतन का सैक्रिफाइस निकालें तो मुझे पता है 2/15 आने वाला है। देखो कैसे, 1/3 1/5, एलसीएम लेंगे 15, 5 - 3, देखो आ गया 2/15। ऑब्वियस सी बात थी यार, इन दोनों का टोटल ही तो आएगा। तो मैं गेन भी समझ में आ गया, सैक्रिफाइस भी आ गया, न्यू भी आ गया, है ना बढ़िया क्वेश्चन। तो ये कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस हैं, मैं कम क्वेश्चन करा रहा हूं, लेकिन सारे खुद कर लोगे। वैसे आप देखा जाए तो जितने मैं 4-5 क्वेश्चन लेकर आऊँ इस टॉपिक के, उसके बाद आप पूरी की पूरी टीएस गरेवाल या डीके कर लोगे। और हाँ, मैंने डीके गोयल भी खरीद ली है पहली बार ही खरीदी है इतने सालों में। डीके गोयल मैंने आज तक नहीं खरीदी थी, तुम्हारे लिए खरीद ली, जस्ट टू रेफर, कि मैं कुछ छोड़ तो नहीं रहा हूँ। द पेड बैचेस में भी कराने लग गया हूँ मैं अब। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ओहो, ये तो गड़बड़ हो गई, जगह ही नहीं छोड़ रखी भाई, जगह ही नहीं छोड़ रखी भाई। चलो इधर ही करेंगे छोटा छोटा। X, Y, Z are partners sharing profit in the ratio 5:3:2. Calculate new profit sharing ratio, sacrifice ratio, gaining ratio in each of the following. चलो, as per the agreement, Z takes 1/5 share from X. Z ना X से 1/5 लेगा, बस सिंपल सी बात है यार। केस फर्स्ट की बात करेंगे तो Z का गेन हो रहा है और X का सैक्रिफाइस हो रहा है, सिंपल सी बात है। Z टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम X, X दे रहा है, Z ले रहा है। तो अब देखो X का नया शेयर क्या हो जाएगा, X का नया शेयर, पुराना कितना था X का, 5/10। अब वो इतना तो उसने सैक्रिफाइस कर दिया, कितना बचा भैया, 3/10। एलसीएम लेना आता है ना आपको, कितना आ जाएगा, 3/10। Y का नया क्या है भाई, Y को क्या ही फर्क पड़ रहा है, Y तो वही का वही रहेगा, ये भी आ गया 3/10। और Z का नया क्या होगा, पहले कितना था भैया, 2/10 प्लस हो गया इसमें 1/5। चेक करो, पहले था 2/10, अब हो गया 1/5 ऐड हो गया, क्योंकि Z गेन कर रहा है। तो अगर मैं एलसीएम लूंगा तो ये आ जाएगा 4/10। तो हमारा न्यू पीएसआर कितना आ गया, ये आ गया भैया 3:3:4, 3:3:4। सिंपल है। अब देखो इसको सिखा थोड़ा ना सकता है कोई, ये तो अंग्रेजी है। Z takes 1/5 शेयर फ्रॉम X, X ने अपना 1/5 दे दिया, ठीक है। सेकंड की बात कर लो, एज पर न्यू मैनेजमेंट Z takes 1/5, एज पर न्यू एग्रीमेंट Z takes 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम X एंड Y। तो Z का तो गेन है, अच्छा बताओ X का क्या हो रहा है, सैक्रिफाइस। 1/5 का आधा वो इससे लेगा, Y का सैक्रिफाइस 1/5 का आधा वो इससे लेगा, यानी
जेड कह रहा है कि भैया मुझे अब और 1/5 चाहिए, तो एक्स और वाई कहते हैं ठीक है भाई, आधा तेर से चाहिए और आधा तेर से चाहिए। अंग्रेजी को डिकोड करो। जेड टेक्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। 1/5 का इक्वल, इक्वल मतलब आधा आधा, आधा एक्स ने दिया 1/10, आधा वाई ने दिया 1/10। ऑब्वियसली बात है जेड का गेन तो क्वेश्चन में ही गिवन है, वो है 1/5। ठीक है, अब ऐसे ही न्यू पीएसआर निकाल लोगे तो एक्स का नया क्या हो गया बेटा, पहले था 5/10 माइनस कर दिया 1/10 तो 4/10 बचा। वाई का नया शेयर क्या है, पहले था 3/10 1/10 दे दिया, क्या बचा 2/10। जेड का नया शेयर क्या है, पहले था 1/10, एक नहीं 2/10, 2/10 माइनस 1/5 प्लस हो जाएगा भैया, ये प्लस हो जाएगा 1/5, तो आंसर आ गया भैया 4/10। न्यू पीएसआर निकल गया बेटा, बहुत बढ़िया, कर लोगे ना। क्या आया न्यू पीएसआर, न्यू पीएसआर आया 4:2:4, 4:2:4 यानी 2:1:2। समझ गए, ये थोड़ा सा भाई छोटा लिखा है, आप देख लेना आप लोग, क्योंकि जगह की कमी है, चारों पार्ट यहीं पे करने हैं मुझे। ठीक है जी, आगे आते हैं जी। अगला पार्ट क्या कह रहा है जी, एज पर न्यू एग्रीमेंट एक्स एंड वाई डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट। ये तो आप खुद कर लोगे, सेल्फ हो जाएगा, ये तो ओल्ड दिया हुआ है, नया दिया हुआ है, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकल जाएगा। चौथा देखते हैं, अब चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट है, चौथा शेयर, एज पर न्यू एग्रीमेंट जेड टेक्स 1/5 शेयर ऑफ एक्स एंड 1/6 शेयर ऑफ वाई। अब मैथ्स में भी ऑफ और फ्रॉम पढ़ा है तुमने, जब हमने फ्रॉम पढ़ा था तो डायरेक्ट क्या कर दिया था, माइनस। ऑफ मतलब है कि 1/6 ऑफ एक्स, एक्स का जितना शेयर है उसका 1/5 वो लेगा, मतलब समझो समझो। एक्स का सेक्रीफाइस कैसे निकलेगा बताता हूं, अंग्रेजी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आराम आराम से समझना। जेड टेक्स 1/5 शेयर ऑफ एक्स, तो एक्स ने कितना दिया, अपना शेयर, उसका शेयर कितना था 5/10, इसका 1/5 दिया उसने। एक्स कह रहा है मेरा 1/5 मेरे शेयर का, ऑफ मतलब का, मेरे शेयर का 1/5 मैं तेरे को दूंगा। तो एक्स ने सेक्रीफाइस कितना किया 1/10। वाई का सेक्रीफाइस कितना है 3/10 का 1/6, चेक करो, तो ये आ गया 1/20। तो जेड का गेन कितना हो गया भाई, जितना एक्स ने दिया, भाई जेड तो भीख पर है, जितना एक्स ने दिया जितना वाई ने दिया उतना जेड ने गेन किया, अभी बताया था। एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 3/10। अब न्यू तो निकाली लोगे, एक्स का नया शेयर क्या आ जाएगा, पुराना था 5/10 माइनस 1/10। वाई का नया कैसे आ जाएगा, पुराना कितना था भैया 3/10 माइनस 1/20। और जेड का नया कैसे आ जाएगा, पुराना कितना था 2/10 प्लस 3/10, जो आया इसका भी प्लस 3/20, 3/20, 3/20। बात समझ में आ गई, क्लियर है। न्यू कैसे निकाला मैंने, न्यू कैसे निकाला, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, ओल्ड माइनस, अब तो 4 बारी करा दिया यार, ओल्ड प्लस गेन, सिंपल सी बात है, एक ही फॉर्मूले से सब कुछ ही बन जाता है। बाकी अंग्रेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्यारा केस है, लगभग सारे केस हो गए, एक लास्ट केस देख लो, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और थोड़ा हाई लेवल है, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। निर्मल राजीव राजेश पार्टनर्स है, ओके, आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन अ स्पेसिफाइड, मतलब यही नहीं पता आपको, यानी आपको ओल्ड रेशो के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 9:5:6। टू अराइव एट दिस न्यू रेशियो, ओल्ड से नए तक कैसे पहुंचे, राजेश ने एक्वायर किया 1/10 शेयर, राजेश को 1/10 मिला है गेन, इक्वली फ्रॉम निर्मल और राजीव। तो सिंपल सी बात है, हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है राजेश का गेन, राजेश का गेन गिवन है 1/10, जो कि निर्मल ने आधा आधा दिया था, निर्मल ने, तो निर्मल का सैक्रिफाइस था 1/10 का आधा, अभी अभी किया था ना बेटा। और राजीव के केस की बात बताऊं
तो राजीव का सेक्रीफाइस कितना था, 1/10 का भी आधा। तो 1/20 नीरव ने दिया, क्या नाम है इसका, निर्मल, और 1/20 राजेश ने दिया, राजीव ने दिया। ठीक है ना, तो इसने गेन किया और इन दोनों ने क्या किया, सेक्रीफाइस। अच्छा जी, अब आपको न्यू दिया हुआ है, समझना। हमारा हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था, ओल्ड माइनस न्यू। ये वहां जाके प्लस कर दूंगा तो ओल्ड आ जाएगा। अब देखो, अब आप निकालो निर्मल का न्यू, निर्मा नहीं निर्मल का न्यू कितना है, सेक्रीफाइसिंग कितना है, 1/20 प्लस न्यू कितना है भैया, न्यू कितना है, ये कितना हो गया, 9/20, तो ये आ गया भैया 10/20। बहुत ही बढ़िया। फिर आ गया राजीव, राजीव न्यू, ये आ गया 1/20 प्लस 5/20, तो ये आ गया भैया 6/20। लेकिन हमारे गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था, न्यू माइनस ओल्ड। अब मुझे अगर ओल्ड निकालना है तो न्यू में से गेनिंग रेशियो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो राजेश के लिए न्यू क्या था भैया, 6/20, उसमें से 1/10 क्या कर देंगे बेटा हम, माइनस। ठीक है ना, तो आंसर आ गया 4/20। तो हमारा न्यू तो गिवन है, ओल्ड रेशियो जो हमको निकालने को बोला था वो आ गया 10:6:4, छोटा करेंगे 5:3:2। आया मजा, नीचे से ऊपर भी जाना सिखा दिया, ऊपर से नीचे जाना भी सिखा दिया। तो हर एक केस इस चैप्टर का, इस टॉपिक का हम लोगों ने बड़े प्यारे तरीके से कंप्लीट कर लिया, आधा घंटा लगा। ठीक, अब इस टॉपिक को हम अगले टॉपिक के अंदर एलिवेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। अब एज अ बड़ा भाई तुमको एक बात बताता है, वो बात यह है कि आपको अभी यहीं पर एक ब्रेक लगानी है। ब्रेक ऐसे लगानी है, आपको आपके पास जो भी किताब है, कोई भी किताब हो, इस चैप्टर को खोलना है और इस न्यू, एसआर, गेनिंग, इस वाले क्वेश्चन को जितना सॉर्ट कर सकते हो उतना सॉर्ट कर लो। बात समझ में आ गई, क्लियर है जी। चलो आगे देखेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। अब देखो, अब गुडविल का ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है। देखो सबसे पहली बात तो एक होता है ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल, जब पुरानी पार्टनरशिप ही मर रही है, पुरानी पार्टनरशिप मर रही है तो पुरानी गुडविल, अगर वैसे तो शो नहीं होती, बहुत ही कम शो होती है, बैलेंस शीट की असेट साइड पुरानी गुडविल अगर शो हो रही है तो उसको राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो इसकी एंट्री होती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, जितने भी ओल्ड। अब देखो मैं ना दो वर्ड यूज करने वाला हूं यहां पर, पार्टनर वही रहेंगे ABC पूरे चैप्टर में। ओल्ड पार्टनर का मतलब यहां पर है ओल्ड रेशियो, और न्यू पार्टनर का मतलब होगा न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का मतलब होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और गेनिंग पार्टनर का मतलब होगा गेनिंग रेशियो। याद रखोगे, याद रखोगे। गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट अगर वो फिक्स कैपिटल है तो। ठीक है जी। बीइंग ओल्ड गुडविल, बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ, कोई पुरानी गुडविल है तो वो रिटर्न ऑफ हो जाएगी, राइट ऑफ करनी पड़ेगी, क्योंकि नई गुडविल हम पैदा करेंगे, नई गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे। अब नई गुडविल की जब आप वैल्यू करते हो, अब वैल्यू कैसे करोगे, वही सारे मेथड्स, या तो दी हुई हो कि नई गुडविल ये है, नहीं तो फिर आपको सारे मेथड्स आने चाहिए। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो अगर नई गुडविल है तो उसकी एंट्री हम क्या करते हैं, जो पार्टनर गेन कर रहा है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब आप बोलोगे सर ये एंट्री क्यों, देखो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अभी समझाता हूं। कैपिटल अकाउंट बीइंग ट्रीटमेंट ऑफ वैल्यूड गुडविल, बीइंग ट्रीटमेंट ऑफ वैल्यूड गुडविल। अब मेरी बात समझना, हम ये वाली एंट्री क्यों कर रहे हैं, ढंग समझना। दो पार्टनर थे या तीन पार्टनर, जैसे अभी बात की थी हमने, तीन पार्टनर थे, जैसे पहला केस ले आओ, ये पार्टनर थे, तीन पार्टनर थे, और दो पार्टनर थे जैक और बारबोसा। अभी मान लेते हैं कि आज इनकी
इन लोगों ने 2024 में ये डिसीजन लिया कि इनका पीएसआर चेंज होना चाहिए। मान लो इन्होंने जो शुरुआत की थी वो 2014 में की थी, 2014 से लेकर 2024 में कुछ तो नाम बनाया होगा इन्होंने कंपनी का, अपने बिजनेस का कुछ तो नाम बनाया होगा। भाई जो मेहनत इनको 2014 में क्लाइंट को अपने पास बुलाने के लिए, कस्टमर को अपने पास बुलाने के लिए लग रही होगी, वो आज उतनी नहीं लग रही होगी। मेरे ओएसआर एकेडमी में साइंस एंड फन के अंदर मुझे अच्छे से याद है, साइंस एंड फन का जब हमने पहला कोर्स लॉन्च किया था तो इतना ज्यादा सक्सेसफुल वो कोर्स नहीं था। क्यों? हमें बड़ी मेहनत लग गई बच्चों को ये बताने में कि हाँ यार, हम जेन्युइन टीचर्स हैं, हम पढ़ा सकते हैं और हम पढ़ा रहे हैं कई सालों से। तो अब क्या होता है, पहले के मुताबिक आज से 3 साल, मतलब 3 साढ़े 3 साल पहले भी चले जाओ, तो मान लो अगर 100 रुपए का कोर्स बिक रहा था, उस 100 नंबर को पाने के लिए भी बड़े एफर्ट्स लगाने पड़ रहे थे। हमको कुछ ना कुछ डेली पोस्ट करना पड़ता था बच्चों को ये बताने के लिए कि हाँ भाई ये पेड बैच में ये हो रहा है, ये ऐसा करना चाहिए, ये ऐसा करना चाहिए, ये डिस्काउंट ले लो, वो डिस्काउंट ले लो। अब आपने इस चैनल पर आपने मेरी जितनी वीडियोस देखी हैं, हम अब क्योंकि चैनल लेट खुला, पुराना चैनल जो था साइंस एंड फन एजुकेशन, उसमें स्टार्टिंग में जाओगे तो बहुत अट्रैक्शन किया है हम लोगों ने, और फिर वो साइकिल शुरू हो गई। अब बच्चों को पसंद आने लग गया, 9th का बच्चा 10th का कोर्स ले रहा है, 10th का 11th का ले रहा है, और 11th का 12th का ले रहा है, और 12th वाला भी अब तो एनडी और सीयूटी पढ़ के जा रहा है हमसे, ठीक है ना। और आगे भी बहुत सारे कोर्सेज तुम्हारे लिए लॉन्च करेंगे। तो अब कहानी यहां पर यह शुरू होती है कि अब मुझे उतनी मेहनत नहीं करनी, जितना मेरा पूरे 3 महीने 4 महीने का कोर्स बिका था, इतना मैं आज डेली बेच लेता हूं। डेली वो कोर्स सेल हो जाता है विदाउट डूइंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स, विदाउट डूइंग एनी पेड एड, विदाउट यूजिंग एनी बॉट्स, विदाउट यूजिंग एनी पीआर टीम। वो ऑटोमेटिकली हम उस सर्कुलेशन के अंदर आ चुके हैं। वो क्यों आ चुके हैं? क्योंकि हमने गुडविल मेंटेन कर दी, ठीक है ना। अब 10 साल में जैक और बारबोसा ने भी ये काम कर दिया, मेरे ऑफलाइन में भी यही हुआ, हर एक किराने की दुकान में भी ये होता है, हर एक ईटिंग जॉइंट पे भी यही होता है। मोमोज की रेहड़ी भी अगर लगाओगे तो पहले दिन नहीं माल बिकेगा। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है, कस्टमर आएगा तो वो रिपीटिशन से आएगा, गुडविल आपने बना ली, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन आपने बना ली, बात समझ में आ गई है। तो उसके बाद आने वाले कुछ समय बाद विदाउट डूइंग एनी एफर्ट्स आपके पास कस्टमर आएंगे। यही 2014 से 2024 में इन दोनों के बीच में भी हुआ। अब मान लेते हैं इनकी आज गुडविल मेंटेन करा के देखी, वो गुडविल थी लेट से 1,20,000 रुपए। कहां गया मेरा पेन? ये रहा। लेट से वो गुडविल थी बच्चों 1,20,000 रुपए। अब इन्होंने 0 से 1,20,000 गुडविल मेंटेन कर ली आज। अच्छा, अभी तक ये कैसे कर रहे थे? 1:1। अगर आज इस कंपनी को हम बेच देते हैं, दोनों को 60,000 रुपए मिलेगा। आज इस कंपनी को बेच देते हैं, अच्छा पहले था 2:1, सॉरी पहले क्या था? 2:1। तो 2:1 का मतलब हो गया भैया 80,000 40,000, ऐसे था। लेकिन अगर हम 2024 में अपना रेशियो 1:1 कर रहे हैं और 2025 में आते आते मान लो गुडविल अभी भी 1,20,000 ही रही, और आज अगर मैं इसको सेल करता हूं तो मुझे कितना मिल रहा है भैया? इक्वल, यानी 60,000। तो आपको नहीं लगता कि जैक का नुकसान हो रहा है और बारबोसा का फायदा हो रहा है? ये देखो उधर इधर भी हो रहा है, ठीक है ना। तो अब मेरी बात ढंग से समझना, जब भी कोई पार्टनर गेन करता है तो सामने वाला सेक्रीफाइस कर रहा होगा। तो अगर मैं कुछ सेक्रीफाइस कर रहा हूं तो बदले में मुझे कुछ चाहिए। बदले में मुझे क्या चाहिए? कि मैंने अपना प्रॉफिट का हिस्सा तेरे को दे दिया, मैंने अपनी कंपनी की मालिकाना हक का एक हिस्सा तेरे को दे दिया, तो बदले में तू मुझको आज की गुडविल को वैल्यू कर, जो फर्म की कीमत है, नाम की कीमत है, अभी नाम की कीमत, अभी असेट की कीमत भी निकालेंगे, रिजर्व, हर एक चीज की नई कीमत निकालेंगे अब हम लोग। पहले हम गुडविल की ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, तो गुडविल की कीमत निकाल। उसमें जितना तू गेन कर रहा है ना, कितना गेन कर रहा है बारबोसा? 1/6। तो 1,20,000 फर्म की गुडविल आई, तो 1,20,000 का 1/6 कर, वो आता है 20,000 रुपए। वो 20,000 तू मेरे को अब दे दे। कौन हूं मैं? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। वो कौन है? गेनिंग। तो मैं तेरे को अपना शेयर दे दूंगा। तो सिर्फ शेयर ही नहीं जाता, बदले में कंसीडरेशन एक और आती है, उसको कहते हैं हम गुडविल। इसलिए हम जो एंट्री करते हैं वो क्या करते हैं? गेनिंग पार्टनर को कम कर देते हैं। तो गेनिंग पार्टनर घर से पैसा लेकर नहीं आता, गेनिंग पार्टनर की कैपिटल कम हो जाती है, डेबिट कर दी, वो अपनी कैपिटल में से थोड़ा सा हिस्सा निकाल के किसको दे देता है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। ये एडजस्टमेंट एंट्री होती है। इस एंट्री को क्या कहते हैं? एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है जी, एडजस्टमेंट एंट्री। आज से 2 साल पहले जाओगे तो एक केस होता था व्हेन गुडविल अकाउंट इज रेज्ड, वो अब सिलेबस में नहीं बचा।
तो बिना गुडविल अकाउंट को पैदा किए आप लोगों ने ऐसी एक मांड वाली कर ली, जैसे हमने पास एडजस्टमेंट में किया था, ऐसी एक मांड वाली कर ली। मांड वाली मतलब एक ऐसा सेटलमेंट कर लिया कि गुडविल की वैल्यूएशन हो गई है, गेनिंग पार्टनर ने घर से कुछ पैसा लाकर, अपनी कैपिटल से पैसा लाकर किसको दे दिया, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। अब दोनों खुश हैं, उसने उसको अपना शेयर दे दिया, उसने गुडविल का पैसा दे दिया, लेन देन प्रॉपर हो गया। ठीक है जी। अभी सिर्फ गुडविल का पैसा ही नहीं देगा वो, अभी तो बहुत कुछ मांगेगा। भाई देखो ना, आज मैं और भाई मान लो पार्टनर हैं, मालिक हैं ओएसआर के साइंस फंड, कोई नया बंदा आएगा तो मैं उसको सिर्फ और सिर्फ अपना शेयर थोड़ा दे दूंगा, बदले में पैसे भी तो लूंगा। अब पैसे क्यों लूंगा, कोई नया बंदा ना भी आए, मान लेते हैं हम 3 ही पार्टनर हैं, ये कह रहा है मेरा शेयर बढ़ा दो, बढ़ा देते हैं, बदले मुझे क्या मिलेगा भाई बढ़ाने पर? मैं पागल थोड़ा हूं जो अपनी कंसेंट दे दूंगा, नहीं दूंगा। ठीक है ना, ये कहानी। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस चलेंगे 4-5, आओ बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। टोटल 5 टॉपिक पढ़ने, पता है ना, चेंज इन पीएसआर, दूसरा है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अगला आएगा रिजर्व वाला, फिर असेट्स एंड लायबिलिटी, फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। आराम से सुनना, ये चैप्टर बड़ा मजेदार है। एबीसी पार्टनर है, ओल्ड रेशियो दे रखा है, विद इफेक्ट फ्रॉम दिस। अब ये क्या आ गया, इक्वली। अब देखो, जब मुझे गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग करना है ना, तो अभी जो इससे पहले वाला टॉपिक पढ़ा है ना, वो वर्किंग नोट में कन्वर्ट हो गया। देख रहे हो औकात क्या है, 2 मिनट में पता चल गया। ठीक है जी, 2 मिनट में गेम पलट गई। जो अभी तक कितना मुश्किल और इंपॉर्टेंट लग रहा था, अब वो वर्किंग नोट के धक्के खा रहा है। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2:1, और न्यू रेशियो दिया हुआ है आपको 1:1:1। तो निकालो ए का सैक्रिफाइस 3/6 माइनस 1/3, तो ये आ गया भैया 1/6। बी का सैक्रिफाइस करोगे तो कुछ भी नहीं होगा, 2/6 माइनस 1/3, ये 0 हो गया। और सी का सैक्रिफाइस करोगे तो 1/6 माइनस 1/3, तो माइनस 1/6। ऑब्वियसली बात है, सी का क्या आया, गेन आया है। गुडविल ऑफ द फर्म, देखो गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है 18,000, ये नई गुडविल है। एग्जिस्टिंग गुडविल के लिए गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स, ऐसी लाइन लिखी जाएगी, या लिखा जाएगा गुडविल एग्जिस्ट करती है। तो 18,000 रुपए, तो एंट्री क्या होगी भैया, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। अब गेनिंग पार्टनर कौन है, सी। प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे, प्रॉपर जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे, नरेशन लिखेंगे। मैं नहीं लिखूंगा, ऑब्वियसली बात है, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, आपको लिखना ही पड़ेगा, नंबर चाहिए तो गेन कौन हो रहा है, सी। तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, ए इज कैपिटल अकाउंट। कितना भैया, 1/6। किसका 1/6, 18,000 का 1/6। ठीक है ना, यहां रफ में दिखा देता हूं तुमको, 18,000 का 1/6 करेंगे तो अमाउंट कितना आ गया भैया, 3,000 और 3,000। ये हमारा गेम है, एक ही एंट्री करनी होती है, सही है ना। और देखो, अब यहां पर क्या है, गुडविल को खुद कैलकुलेट करना है। क्या रखा है, ओल्ड रेशियो दे रखा है, 1 अप्रैल से पता चला कि अब वो इक्वली करेंगे, तो वो तो वर्किंग नोट तो सेम ही है भैया, देख लो। अच्छा नहीं, अलग है, वो दोबारा बनाना पड़ेगा। पार्टनरशिप प्रोवाइड दैट इन द इवेंट ऑफ एनी चेंज द गुडविल शुड बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years। तो हमको यहाँ पर 2 वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे। एंट्री के लिए जगह ये छोड़ देते हैं, तो आता है वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 1, पहले तो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है आपको 5:3:2, न्यू रेशियो दिया हुआ आपको 1:1:1। एक्स का सैक्रिफाइस निकालोगे विच इज 5/10 माइनस 1/3, तो ये आ गया 5/30। ठीक है जी। उसके बाद y का सैक्रिफाइस करोगे तो कितना आया, 3/10 माइनस 1/3, तो ये आ गया माइनस 1/30। और z का यानी ये गेन कर रहा है, ये क्या कर रहा है, गेन। और z का सैक्रिफाइस देखोगे कितना आया, 2/10 माइनस 1/3, तो ये आ गया माइनस 4/30। ये भी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अब गेनिंग भी समझ में आ गया और सैक्रिफाइसिंग भी समझ में आ गया, ठीक है ना बेटा। उसके बाद सेकंड वर्किंग नोट है गुडविल निकालना, वो भी आपको आता है। अगर अभी तक आपको नहीं आता तो भैया पिछला चैप्टर देखना पड़ेगा। पहले निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट, वो कैसे आएगा, 70 + 85 + 45 और +35 - 10, तो 2,25,000 टोटल प्रॉफिट हो गया। एंड डिवाइड बाय 5 साल है,
तो डिवाइड बाय हो गया जी 5 विच इज 45,000 और गुडविल निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, ढंग से लिख देना एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस विच इज 2, तो 90,000 आ गया। अब आपको एंट्री करनी है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग की, और बता दूं दोबारा से कैलकुलेटर अभी तक अलाउड नहीं हुआ है कहीं तुम भी खरीद लो मेरे को देखकर। हाँ जी, तो देखो भैया क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। गेनिंग कौन है, गेनिंग कौन है, वाई, तो वाई इज कैपिटल, वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये दोनों गेन कर रहे हैं। अकेला सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, एक्स, तो उसको जो मिलेगा माल मट्टा उसको मिलेगा पैसा। 90,000 का 1/30 करना है, तो 90,000 डिवाइड बाय 30, 3,000 रुपए एक्स वाई देगा। 4/30 करोगे तो 12,000 देगा, 5/30 करोगे तो इसको 15,000 मिलेगा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। पार्टनर गेन कर रहा है तो गुडविल का पैसा उसको देना पड़ेगा, सिंपल सी बात आ गई। ये हमारा मेन आंसर है, ये वर्किंग नोट है। ऐसा ही, अच्छा जगह ओहो जहां छोड़नी चाहिए वहां छोड़ी नहीं थी। XYZ आर पार्टनर से डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट। अच्छा देखो सिंपल सी बात है, या तो गुडविल, मैं आपको केस समझा देता हूं, मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन क्या होगा, या तो गुडविल दी हुई होगी, दी हुई तो आसान हो गया ना, नहीं दी हुई तो निकाल लेंगे। यहां पर मैं जो एग्जांपल लेकर आया वो एवरेज प्रॉफिट का है, वो कोई भी आ सकता है, पिछले चैप्टर में मैंने आपको सिखा दिया। गुडविल कैलकुलेट कर ली, ये कर लिया, एंट्री तो वही रहेगी, वो थोड़ा चेंज होगी। अब इस वाले केस में देख लो, XYZ पार्टनर्स हैं, 5:3:2 है, अब इक्वली आ गया। अब तो ये समझ ही आ गया ना, सेम ही है, ठीक है ना। तो यहां पर हमारा एक्स क्या कर रहा होगा, सेक्रीफाइस, कितना भैया 5/30। वाई क्या कर रहा होगा, गेन, अभी तो किया हमने 1/30, और जेड क्या कर रहा था, गेन 4/30, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। यहां पर लिखा है ऑन दैट डेट गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स, पुरानी गुडविल कितनी है 12,000, तो यहां एक एंट्री नहीं होगी, यहां 2 एंट्रियां होगी। पुरानी गुडविल कितनी है 12,000, वो ओल्ड रेशो में बटेगा, एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल ओल्ड पार्टनर्स टू जेड्स कैपिटल, और ओल्ड रेशो में 12,000 को 5:3:2 मार दिया, 6,000, और 10 करेंगे 1200, 3600, 2400। ठीक है जी, ये बांट दिया। और अब जो नई गुडविल है वो कितनी है 30,000, वो होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, यानी वाइज कैपिटल जेड्स कैपिटल टू एक्स कैपिटल, डेबिट डेबिट, ये आ गई बेटा, डेबिट डेबिट। अब देखो वाई कैपिटल क्या हो गया हमारा, 30,000 का कितना परसेंट, ये गेन हो रहा है ना, 1/30, 1,000 रुपया, ये कितना आया 4,000 रुपया, और ये कितना आ गया 5,000। ये नई गुडविल है, ये पुरानी गुडविल है, सही है जी। एक्सट्रीम केस पढ़ा दिया। अब नया टॉपिक आ गया ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व। फिर अब आपको यहां पर रुकना है, आपकी TS गरेवाल, DK गोयल के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको इतने पहले क्रैक कर लेने, ठीक है जी। फिर बढ़ेंगे हम ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की ओर, ठीक है ना, इतना कर लो। अब देखो, अब ये जो पढ़ रहे हो ये सारे, ये दोनों टॉपिक एडमिशन में काम आएंगे। अब हम कर रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, देखो सेम वही स्टोरी जैक और बारबोसा की। 2014 से लेकर 2024 के बीच की अगर हम बात करें तो इन्होंने कुछ ना कुछ गुल्लक बना के रखी होगी, कुछ ना कुछ रिजर्व्स बना के रखे होंगे, कुछ ना कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे इनके पास। हो सकता है कुछ लाल रंग के इनके पास ऐसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस नाम के या लॉसेस भी हो, ठीक है ना। अब देखो, अगर मान लेते हैं, अब मैं आपको सारी सारी गुल्लकों के नाम बताता हूं क्योंकि यहां गुल्लक जानना बड़ा जरूरी है। मान लो ये जो पहली गुल्लक है इसके ऊपर लिखा है GR, GR बोले तो जनरल रिजर्व, क्या है बच्चों, जनरल रिजर्व। अब ये जो जनरल रिजर्व है मेरे प्यारे बच्चों, ये हम क्यों बनाते हैं, कोई भी रिजर्व्स और प्रोविजन आप प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के कारण बना रहे हो। अगर आपने एक रिजर्व बनाया फॉर फ्यूचर तो प्रॉफिट से काट काट के बनाया होगा, तो अभी इनका प्रॉफिट रेशियो चल रहा था 2:1, यानी अगर ये इसके अंदर 3,000 ऐड कर रहे हैं तो 2,000 जैक की वजह से आए हैं और 1,000 बारबोसा की वजह से। फिर इन्होंने अगली बारी 6,000 और डाल दिए, फिर 4,000 उसकी वजह से आए होंगे और 2,000 उसकी वजह से आए होंगे,
तो टोटल इनके पास 9,000 जनरल रिजर्व में है, जिसमें योगदान है हमारा 6,000 और 3,000 का। सही है जी, बहुत बढ़िया चल रहा है। इसी प्रकार से एक और रिजर्व होता है, उसको बोलते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, WCR। इसको बोलते हैं वर्कमैन, इसके बारे में कम बच्चों ने सुना होगा अभी तक। वर्कमैन कॉम्पनसेशन, किस किसने सुना है? कॉम्पनसेशन रिजर्व या फंड भी कहते हैं इसको, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। अब कई बच्चों का एक सवाल भी आता है, देखो इतनी अच्छी बात बताता हूं मैं तुमको, पहले इसको सुन लो फिर दूसरी बात बताता हूं। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व क्यों बनाया जाता है? वर्कमैन यानी जो मेरे एम्प्लॉइज हैं, जो वैसे वर्कमैन वो होते हैं जो मेरे अंडर काम कर रहे हैं, सारे एम्प्लॉइज, लेकिन यहां पर जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज होती हैं उसके हिसाब से, इनकम टैक्स जो हमारे नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से वर्कमैन वो होता है जो फैक्ट्रियों में काम करता है। लेकिन आप यहां पे आप कोई भी एम्प्लॉय मान लो, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए, सर कॉम्पनसेट क्यों करें? अरे भाई, अगर मेरा कोई एम्प्लॉय फैक्ट्री में काम करते करते मशीनों में हाथ आ जाते हैं, अरे ये कॉमन सी बात है, थोड़ी सी अजीब बात है लेकिन ये कॉमन बात है। मैं आपको बता दूं, आप में से कितने बच्चों के पेरेंट्स की फैक्ट्री है जहां बड़ी बड़ी मशीनें हैं? पहले तो कमेंट में बताना, बाकी बच्चों को भी अवेयर करना है ना, क्योंकि ऑफलाइन के अंदर तो हमारे यहाँ पे 5-7 बच्चों की फैक्ट्रियां हैं, और वो कहते हैं ये असर होता है हमारी लाइफ में। 2 से 3 बार ये कांड हो चुका है कि किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, बहुत भयंकर वाला, किसी का हाथ आ गया, किसी की उंगलियां आ जाती हैं, कोई ऐसा होता है ऊपर सेकंड फ्लोर पे काम कर रहा होता है, वो बेचारा नीचे गिर जाता है, उसकी टांग में चोट आ जाती है, कईयों की तो डेथ ही हो जाती है। तो ये है, खराब बातें हैं लेकिन है, ठीक है ना, होता है ऐसा। अब उसके अंदर एम्प्लॉयर क्या करेगा? एम्प्लॉयर एक गुल्लक बनाएगा, WCR। अब देखो, जब मान लो कोई मेरा एम्प्लॉय का हाथ कटा, मान लो मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो क्या बोलूं भाई मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, तू अपने आप ठीक करा दे, नहीं ना। अगर वो काम करते करते उसका हाथ कटा है, टूटा है, गिरा है, टांग टूटी है, या कुछ और बड़ा चीज हो गई, हादसा हो गया, तो उसको कॉम्पनसेट करना मेरा फर्ज है, उसका इलाज भी कराऊंगा। उसको घर, मान लो वो 3 महीने तक काम पे नहीं आ सकता, तो 3 महीने की सैलरी भी दूंगा उस बेचारे को, घर तो चलाना है, और उसकी जगह एक और नया एम्प्लॉय भी रखना पड़ेगा 3-3.5 महीने के लिए, इसमें खर्चा होगा। और उस समय पैसे नहीं हुए तो क्या, फ्यूचर में होने वाली आपदाओं के लिए पहले से रिजर्व बना लो। तो हमने रिजर्व बना लिया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। हम फिर इसके अंदर पैसा डाले जा रहे हैं। मान लेते हैं इसके अंदर हम लोगों ने लगभग 20,000 रुपए डाल दिया, या 30,000 रुपए हमारा इसके अंदर पड़ा हुआ है, और वो 2:1 के हिसाब से 20,000 एक ने दिए होंगे, 10,000 एक ने डाले होंगे प्रॉफिट से काट काट के। इसी प्रकार से एक और होता है, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अच्छा, मैं फंड की बात बता रहा था तुमको, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कोई भी रिजर्व फंड कब बनता है? देखो क्या होता है, अब हम लोग क्या करते हैं, गुल्लक तो बना दी, गुल्लक बनाकर हमने ऑफिस में रखे हुए हैं या घर के अंदर पैसे रखे हुए हैं, कैश की फॉर्म में या बैंक अकाउंट की फॉर्म में। अब वो कुछ दे तो रहा नहीं है, और रोज रोज किसी का हाथ नहीं कट रहा, तो हम क्या करते हैं, उस रिजर्व का पैसा कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं लिक्विड इन्वेस्टमेंट में, यानी एक क्लिक करूं तो पैसा आ जाए। जैसे हम लोगों ने क्या किया, म्यूचुअल फंड में डाल दिया, या हम लोगों ने क्या किया, शेयर बाजार में डाल दिया, ऐसा कर दिया। तो उससे क्या होता है कि हमने किसी को ब्याज पे चढ़ा दिया कि भैया मांगूंगा आज तो तू मुझे शाम तक पैसे दे देगा। ऐसे लिक्विड इन्वेस्टमेंट आपने कर दी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आप पैसा डालते हो, तो वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से वर्कमैन कंपनसेशन फंड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी, ऐसा ये भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में। तो वर्कमैन कंपनसेशन तो समझ में आ गया, ये क्या है। अब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने एक्स्ट्रा पैसों की, ये पैसों की नहीं और पैसों की हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो इन्वेस्टमेंट में उतार चढ़ाव होता है, ऊपर नीचे होता है। अब उस उतार चढ़ाव को, आज तो मेरा प्रॉफिट आ गया तो सारा एंजॉय नहीं करना होता, सारा प्रॉफिट। तो आपने शेयर बाजार में माल खरीदा था, शेयर खरीदे थे, आपको 20,000 का प्रॉफिट हो गया, तो 20,000 का 20,000 उड़ाना नहीं है, उसमें से ऐसा क्या कर लो, 2-2.5 रुपए गुल्लक में डाल। तो ऐसे गुल्लक मेंटेन करते हैं कि फ्यूचर में अगर इस 1 लाख रुपए की जो इन्वेस्टमेंट मैंने की उसका प्राइस कम हो जाएगा तो मैं यहां से कॉम्पनसेट कर दूंगा, तो मुझको नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नाम की भी एक चीज बनाई जाती है। ठीक है जी, मान लो इसके अंदर भी 60,000 रुपए थे, सही है जी, जिसमें से हमारा ऑब्वियसली बात है 40,000 जैक ने दिए होंगे और 20,000 बारबोसा ने दिए होंगे। ऐसे ही एक लाल रंग की चीज होती है। अच्छा, एक और गुल्लक हो सकती है प्रॉफिट एंड लॉस, P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। पुराना प्रॉफिट है, अभी पार्टनर्स ने बांटा ही नहीं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़ा हुआ है, कोई प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, पुराना लॉस है जो अभी पार्टनर्स ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, राइट ऑफ नहीं किया, डेबिट बैलेंस कहते हैं। कुछ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझते हो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। अब हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में एक टॉपिक पढ़ा था,
उसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब ये जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है हमारा, ये जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है हमारा, वो एक साल में राइट ऑफ नहीं होता, वो आने वाले कई सालों में राइट ऑफ, वो आने वाले कई सालों में राइट ऑफ होता है। अब वो जो कई सालों में राइट ऑफ होता है, तो मान लो उसका एक बैलेंस बचा हुआ है 50,000 रुपए, अगर राइट ऑफ होगा तो 2:1 होगा। तो कहानी ये है कि 2014 से 24 तक इतना प्लस चल रहा है, कुछ माइनस चल रहा है। आज हम अचानक से 1:1 करके अगले साल बिजनेस को बंद कर देंगे, तो जब गुल्लक, बची हुई गुल्लक को तोड़ोगे, तो वापसी पैसा तो गलत रेशो में जा रहा है। अगर वापसी जा रहा है तो 30,000 रुपए जा रहा है, 15,000 जा रहा है, 45,000 जा रहा है। भरा तो ऐसा नहीं था। तो इसमें आपको नहीं लगता कि जैक का नुकसान हो रहा है और बारबोसा का फायदा हो रहा है? तो अब हमने क्या कहा, बारबोसा कह रहा है कि भैया अगर 1/6 तेरे को गेन करना था, तेरे को अपना नया शेयर बनाना है, बना ले, तो हर एक में नया शेयर बनाना, जो गुल्लक भरी है उसमें भी तेरा शेयर चेंज होना चाहिए। तो अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, गुल्लकों को ठीक करते हैं। अब गुल्लकों को ठीक कैसे करेंगे आओ बताता हूं। इसको करने के दो तरीके होते हैं, दो वेज होंगे, मेरी बात ढंग से समझना। पहला वे है और दूसरा वे है। पहला वे ये होता है, इफ, अगर क्वेश्चन में लिखा इफ दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेट प्रॉफिट, या तो ये लाइन लिखी हो या ये लिखी हो, दे वांट टू पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, दे वांट टू पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, या तो ये लाइन लिखी हो, या दे वांट टू शो reserves, they want to show reserves in new books, नई किताबों में वो शो करना चाहते हैं। ठीक है जी। दूसरा केस आता है यहां पर, पहला तो ये हो गया they do not want to distribute, या ये लिखा आ जाए कि भैया दे वांट टू पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, एक ही एंट्री पास करनी है, या दे वांट टू शो रिजर्व्स एड, मतलब एज इट इज, जो भी रिजर्व की वैल्यू चल रही थी, प्रॉफिट की वैल्यू चल रही थी, वो नई किताब में एज इट इज चलेंगे, दे डू नॉट वांट टू ऑल्टर। ठीक है ना। या ऐसा भी लिखा आ सकता है, दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, गुल्लक को तोड़ना चाहते हैं। यहां पर क्या होगा आपको बता दूं, गुल्लक नहीं तोड़ेंगे, वो गुल्लक को तोड़ेंगे नहीं। वो कहते हैं भैया गुल्लक तो बनी हुई है ना, हमारे बुढ़ापे में भाई देखो, आज 2024 में गुल्लक तोड़ के पैसा बांट लिया, कल को कोई आपदा आ गई, किसी का हाथ कट गया, फिर क्या करोगे? तो ये समझदारी है। वो कहते हैं कि हम गुल्लक नहीं तोड़ेंगे, हम कुछ ऐसी एडजस्टमेंट कर लेते हैं जैसे गुडविल के केस में की थी, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग की एडजस्टमेंट कर लेंगे, एक ही एंट्री पास कर लेंगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ठीक है। ये कह रहे हैं नहीं, दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, वो कह रहे हैं नहीं भैया गुल्लक को तोड़ दो, वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। या ये लिखा आएगा, दे डू नॉट वांट टू शो, दे डू नॉट वांट टू शो देम इन न्यू बुक्स, वो उन सब चीजों को नई किताब में शो नहीं करना चाहते। बहुत ही बढ़िया, मत करो भाई, नई किताब में वो उसको शो नहीं करना चाहते। तो यानी यहां पर प्रॉपर जर्नल एंट्रीज होंगी। तो यहां पर मैं आपको एंट्री बताता हूं। यहां एंट्री क्या होगी, जो भी आपका जैसे जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट वाला जो प्लस वाला है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, अगर कोई क्लेम नहीं है तो आफ्टर गिविंग क्लेम बट जाएगा। ठीक है ना। ये है प्रॉफिट एंड लॉस का कोई क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो वो डेबिट हो जाएगा टू ओल्ड पार्टनर्स, पुराने पार्टनर से बटेगा। यहां पर गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग की कोई नीड नहीं है। या अगर कोई लॉस है तो वो ओल्ड पार्टनर्स बियर करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। ये काम क्या करना पड़ेगा, जितने भी हमारे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के बैलेंसेस चल रहे हैं या हमारा P&L का डेबिट बैलेंस चल रहा है, तो वो पार्टनर्स राइट ऑफ कर लेंगे। ठीक है जी, ओल्ड रेशियो में। यहां पर एक एंट्री होगी, यहां पे मल्टीपल एंट्रीज होगी। बाकी ऐसे समझ में आता नहीं है, यहां पर गुल्लक
तोड़ देंगे, गुल्लक तोड़ देंगे या गुल्लक टूट जाएगी। देखो क्वेश्चन देखो, अब जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब आपको लग रहा होगा सर ये क्या ही है, मैं आपको समझाता हूं। आईएफआर और डब्ल्यूसी यानी वर्कमैन कॉम्पनसेशन का और आईएफआर का एक मैंडेटरी क्वेश्चन पेपर में लगभग आता है, तो इसके दोनों के मैं क्वेश्चन बड़े प्यारे प्यारे लेकर आया हूं, ढंग से समझ लेना और सारे केस समझा दूंगा। पुराने पार्टनर्स हैं, ये दे रखे हैं हमको पुराने पार्टनर 432, नया रेशियो हो गया 234, कोई बात नहीं जी। शो द ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग इन ऑल्टरनेटिव केसेस। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लो कि दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, तो बाय डिफॉल्ट ना ये होता है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा तो यही होगा। और मैं आपको बता दूं एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में भी सबसे ज्यादा काम इसी का होगा, ये सिर्फ इसी चैप्टर में ही लगेगा। चलो, तो जैसे है कि हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 90,000 पड़े हुए थे गुल्लक में, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है जी, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है क्लेम के बारे में, तो हम क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम को, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, मैं WCR लिख रहा हूं, आप प्लीज पूरा लिखना क्योंकि एक ही पेज पे सारे केस करने हैं। वर्कमैन कॉम्पनसेशन जो ये रिजर्व है, ये पुराने पार्टनर से बढ़ जाएगा, ये आ जाएगा भैया 2A's कैपिटल, 2B कैपिटल, 2C's कैपिटल, प्रॉपर ढंग से लिखेंगे। 90,000 को ये बांट देंगे 4:3:2 में, ठीक है जी, 4:3:2 में, यानी 40,000, 30,000, 20,000, तो ये बढ़ गया भैया 4:3:2, सही है जी। फिर आता है जी केस नंबर 2, कह रहे हैं कोई क्लेम ही नहीं था, अरे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई क्लेम नहीं है, बात तो एक ही हो गई ना, बात तो एक ही हो गई, यानी यही सेम एंट्री आ जाएगी जो भी ऊपर की है। फिर आता है जी केस नंबर 3, अगर क्लेम था 45,000 का क्लेम देना है, तो गुल्लक में कितने हैं 90,000, क्लेम कितना देना है 45,000, बच कितने गए 45, वो पार्टनर्स बांट लेंगे। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कितना था 90,000, उसमें से आप क्लेम कितना दे रहे हो, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम दे रहे हो 45,000, बच जाएगा वो पार्टनर्स बांट लेंगे 2A, B, C। अब ये बच जाएगा, कितना बचा भैया 20,000, 15,000 और 10,000। केस नंबर 4, केस नंबर 4 कह रहा है कि इफ अ क्लेम ऑफ अकाउंट वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज एस्टिमेटेड 99, क्या बोलोगे अपने एम्प्लॉय को कि भाई तेरी जो टांग टूटी है वो 99,000 का खर्चा मांग रही है, लेकिन जो मेरा गुल्लक है उसके अंदर सिर्फ 90,000 है, तो 9,000 मैं नहीं दे पाऊंगा। या डॉक्टर साहब को ये बोलोगे कि भैया नहीं, 90,000 में जितनी टांग जुड़ती है जोड़ दो, बाकी छोड़ दो, ऐसा तो नहीं कर सकते, तो 9,000 आपको घर से लेकर आने पड़ेंगे, तो ये आपका एक्स्ट्रा लॉस हो गया। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में थे आपके 90,000, और क्लेम आ रहा है वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम, सी का मतलब होता है क्लेम, ठीक है ना, वो आ रहा है 99,000। अब ये जो बाकी के 9,000 रुपए हैं ये कहां जाएंगे, जब भी हमारी लाइबिलिटीज बढ़ती हैं या असेट बढ़ते हैं या कम होते हैं, तो एक नया अकाउंट खोलते हैं, उस अकाउंट का नाम होता है रीवैल्यूएशन। ये अभी हम इसके बाद वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। अब मुझे ऐसे मत देखो, सारी किताबों में WCR के केस में रीवैल्यूएशन पहले ही आ जाता है, ठीक है ना, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई तो रीवैल्यूएशन अकाउंट से डेबिट करेंगे। डेबिट मतलब जो भी लॉसेज होते हैं, जितना भी खर्चा होता है, वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होता है। अभी जब रीवैल्यूएशन सीखोगे तो समझ में आ जाएगा कि हमने डेबिट क्यों किया, ठीक है जी। बाकी जो लॉस हो गया वो कहां चला जाएगा, रीवैल्यूएशन, ठीक है ना। और अगर आप चाहो तो ये रीवैल्यूएशन पार्टनर्स में बट भी सकता है, तो हमारे पार्टनर्स का नाम ABC2 रीवैल्यूएशन। ये जो 9,000 का एक्स्ट्रा लॉस है ये पार्टनर्स बांट लेंगे, सीधा ABC मत लिखना, बस रीवैल्यूएशन को जरूर इन्वॉल्व करना, या 9,000 और ये बढ़ जाएगा 4,000, 3,000, 2,000। ओल्ड रेशो में सारा काम चल रहा है, नया रेशो का कोई काम नहीं है, सही है बेटा। अब आता है केस नंबर 5, वैसे तो आपने सारे के सारे केसेस कर लिए, केस नंबर 5 का कह रहा है कि 90 का 90,000 ही देना है, तो ठीक है, एक ही एंट्री होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जितना आया था रिजर्व उतना ही क्या है बेटा आपका क्लेम है। तो लगभग सारे ही केसेस हमारे पूरे हो गए हैं, तो जो ये छठा केस है वो खुद कर लोगे, वो सेम ऐसा ही है, ठीक है ना, 45,000 वाला ही है, 36,000 बचेगा, 54,000 वो पार्टनर से बांट देना, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये केस हो गया। फिर आता है IFR, सेम केस यहां पर भी है, लगभग सारा सेम केस यहां पर भी है कि हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है 2 लाख, कॉस्ट है,
ठीक है ना। और गुल्लक में कितने पैसे पड़े हैं बेटा आपके पास? 18,000। कह रहे हैं कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो केस फर्स्ट की एंट्री, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व सारा का सारा पार्टनर्स में बट जाएगा, टू ए, टू बी, टू सी। मैंने डिस्ट्रीब्यूट क्यों किया, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग क्यों नहीं किया? क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा और बाय डिफॉल्ट वही होता है। 18,000 4 3 2 में बांट दो, 18,000 को बांट दो तो ये होता है भैया 8,000, 6,000, 4,000। सही है जी। सेकंड में कह रहे मार्केट वैल्यू कितनी है? 2 लाख, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो सेकंड एंट्री भी क्या हो गई? सेम हो गई। ये इस्तेमाल कब होगा? जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी, बढ़ने पर नहीं होगा। तो कम अब था, अब ये कितनी हो गई? 191 हो गई। तो केस नंबर 3 में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में कितनी है भैया? 18,000। ठीक है जी। और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई, तो कम हो गई तो इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। कितनी हो गई भैया? 9,000 से कम। लेकिन गुल्लक में अभी भी कितने बचे हुए हैं? 9,000। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 9,000 से कम हुई तो आपने 9,000 निकाल लिया, बचा कितना? 9,000। पार्टनर से बांट दो, टू ए, टू बी और टू सी। सिंपल है भाई, बोलना यार, जल्दी बोल, ठीक है ना। अभी लगभग सेम सेम से कॉन्सेप्ट है। तो 9,000 जो बच जाएगा वो पार्टनर्स बांट लेंगे। कितना बांट लेंगे भैया? 4,000, 3,000 और 2,000, जो 9,000 बच जाएगा। फिर आता है वैल्यू बढ़ गई, वैल्यू बढ़ गई तो फायदा है, देखो 18,000 तो ये भी बटेगा और जो फायदा हुआ वो भी बटेगा। आ जाओ। तो ये आता है केस नंबर 4। एक तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 18,000 थे, ये वैल्यू बढ़ गई तो पहले ये बांट दो पार्टनर्स में, टू ए, टू बी, टू सी। और दूसरा जो हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है वो कहां जाएगी? रीवैल्यूएशन में। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई तो इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? डेबिट। क्रेडिट किसको करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। अभी बस ये टॉपिक खत्म करते हैं, हमें ये वाला टॉपिक भी सीखना है। तो ये आ गया भैया 18,000, वैल्यू इसकी भी बढ़ गई। ठीक है जी। अब ये जो प्रॉफिट हुआ ये भी पार्टनर्स बांटेंगे, ये जो मुनाफा हुआ है ये भी पार्टनर्स बांट लेंगे। एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन टू ए, टू बी, टू सी, ओल्ड रेशो। ठीक है जी। तो गुल्लक का तो पैसा बटेगा ही बटेगा, ये वाला भी पैसा बटेगा। ठीक है, जो फायदा हुआ। और फिर 173 हो गया, यानी बहुत ज्यादा ही गिर गई वैल्यू, 27,000 गिर गई। गुल्लक से कितना मिल रहा है खाली आपको? 18,000। तो 9,000 का और खर्चा हो गया, 9,000 का और नुकसान हो गया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना था भैया हमारा? 18,000 का। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई आपकी, वो गिर गई है भैया 27,000 रुपए से। तो बाकी जो लॉस है वो कहां जाएगा? अभी बताया था, वो जाएगा बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना? 9,000। अब ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है इसका जो लॉस है वो कौन बांट लेगा? ओल्ड पार्टनर्स। सिंपल सी बात आ गई। सारे केसेस समझा दिए मैंने आपको, ढंग से करोगे। जब तक ये नहीं होगा आगे नहीं बढ़ोगे, इतना वादा कर लो भाई। जब तक ये नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ने वाले। ऑलराइट, चलो अब ऐसे क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि जहां पर हरदीप और संदीप ओल्ड रेशो दे रखा है, अब वो इक्वल पार्टनर हो गए। बैलेंस शीट के अंदर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया हुआ है, ये तो लॉस होता है बेटा, ठीक है ना। पास जर्नल एंट्री एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर, लेकिन अभी भी नहीं बोल रखा। दे वांट टू शो, दे डू नॉट वांट टू शो, दे वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। तो बाय डिफॉल्ट डिस्ट्रीब्यूट ही करना पड़ेगा। और ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है? ओल्ड पार्टनर्स में। ये वाली एंट्री आएगी ना बेटा, ये वाली, ओल्ड पार्टनर्स टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, क्योंकि ये लॉस है। ठीक है ना। चलो, तो यहां पर आया हरदीप, हरदीप्स कैपिटल डेबिट, अकाउंट डेबिट। संदीप्स कैपिटल डेबिट टू, क्या आ गया? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो ये आ गया 20,000 रुपए। अब ये 20,000 4:1 में बढ़ जाएंगे। 4:1 का मतलब हो गया भैया 16,000 और 4,000। सिंपल सी एक एंट्री का क्वेश्चन। फिर आया यहां पर XYZ, ओल्ड रेशो दे रखा है और नया रेशो दे रखा है विद इफेक्ट फ्रॉम 2019। फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द बैलेंस शीट। जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन है, एडवर्टीजमेंट है, P&L। जनरल एंट्री करनी है, 5 दिन से जनरल एंट्रीज।
अब यहां पर भी कुछ नहीं बोल रखा, यहां पर भी कुछ नहीं बोल रखा, तो मान लो इसी क्वेश्चन को हम दो रूप में डिवाइड कर देते हैं। इस क्वेश्चन को हम डिवाइड कर रहे हैं दो रूप के अंदर। पहला केस आप ये ले लो, पहले केस में आप ये मान लो, वैसे क्वेश्चन में गिवन होता है, यहां पर हमें कुछ नहीं गिवन, तो हमारा वही वाला केस चल रहा है, तुम्हें पता है ना कौन सा केस चल रहा है, ये वाला, दे डू नॉट वांट टू, हाँ ये वाला चल रहा है। लेकिन मैंने कहा सारे क्वेश्चन इसी के आ रहे हैं, शायद मैं सारे क्वेश्चन इसी के लिए ले आया हूं क्योंकि सारी रिक्वायरमेंट एंट्री वही वाली आ रही है, ठीक है ना। तो मैं यहां पर तुमको ये वाला भी केस समझा देता हूं कि अगर गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करनी पड़ी तो कैसे करोगे। तो वैसे तो लिखा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, वैसे तो ये लिखा है सिंगल एंट्री पास करनी है, तो जब सिंगल एंट्री पास करनी हो तो हमेशा एक ही आएगा। चलो एक ही केस बनाते, दो की बनाने की नीड ही नहीं है। तो जब एक एंट्री बनानी है तो हमको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा जिसके अंदर जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, P&L का कोई बैलेंस नहीं दे रखा, डेबिट है या क्रेडिट है तो क्रेडिट माना जाएगा, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट हमारा क्या है, नेगेटिव बैलेंस। तो हम क्या करेंगे, सुनो, हम बनाएंगे एक वर्किंग नोट, दो वर्किंग नोट बनेंगे। पहली बात तो एक तो ओल्ड रेशियो वाला भी बनेगा, वो है 5:3:2, और एक न्यू रेशियो वाला भी बनेगा 2:3:5। तो भैया एक्स का सैक्रिफाइस कितना हो गया, 5/10 माइनस 2/10, तो 3/10 हो गया। वाई का कोई सैक्रिफाइस नहीं है, जेड का गेन ही आएगा सीधा 3/10, सिंपल सी बात है। उसके बाद हमें यह देखना है कि जनरल रिजर्व में कितना बैलेंस था, 75, प्लस कर देंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वो कितना था 12,500, प्लस कर देंगे P&L, वो कितना था 37,500, और माइनस कर देंगे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एक ही एंट्री पास करनी है ना, तो सारे प्लस माइनस करके एंट्री आ जाएगी, कितना 50,000। तो भैया बचा कितना, 75,000 रुपया। अगर ये पॉजिटिव बैलेंस बचता है तो एंट्री वही है बेटा हमारी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, जेड कैपिटल टू एक्स कैपिटल, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। 75,000 का 3/10 कर दो तो 22,500 और 22,500। लेकिन अगर ये लॉस होता, मतलब नेगेटिव बैलेंस आ जाता, रिजर्व कम थे लॉसेस ज्यादा थे, तो एंट्री उल्टी हो जाएगी, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। तो मैं यहां नोट भी बना देता हूं तुम्हारे लिए, नोट, इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ नेगेटिव बैलेंस या लॉस, एंट्री वुड बी सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। अपने शब्दों में अच्छे से पिरोकर इसको लिख देना। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गई बात। चलें आगे, अगला टॉपिक, एक क्वेश्चन और है, इसके बाद फिर हम अगले टॉपिक पे आ जाएंगे। कह रहे द पार्टनर हैव डिसाइडेड, ओल्ड रेशियो दे रखा है, अब पार्टनर कह रहे हैं 1:1 पे आ जाएंगे। अब ये आ गई हमारी बैलेंस शीट, जिसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे काम की नजर आ रही है, एक ये आ रही है और एक ये आ रही है। यहां पर ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो गई है 20,000 रुपए की, पहले कितनी थी 30, अब कितनी हो गई 20, 10,000 से गिर गई। फंड में कितने बैलेंस है 20, फंड कितना है 20 का, तो 10,000 बच जाएगा ना फिर भी। तो एंट्री करेंगे, क्या आया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जिसके अंदर 20,000 है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो कम हुई है हमारी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो कम हुई है कितनी हुई है 10,000, जो बच जाएगा वो पार्टनर्स बांट लेंगे, भव्य और साक्षी। हाँ जी, भव्य कैपिटल और साक्षी इज कैपिटल, ये पार्टनर से बांट लेंगे। रेशियो क्या है 3:2, तो जो 10,000 बच गया वो 6,000 और 4,000 बांट लेंगे ओल्ड रेशियो। ठीक है ना, पसंद में आ गई। या तो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी हो तो वाली एंट्री होगी, दे वांट टू शो तो भी वही एंट्री होगी, दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट तभी वही होगी। बाय डिफॉल्ट यही वाली एंट्री चलती रहेंगी, और ज्यादा आपको ध्यान भी इसी पे लगाना है, बाकी क्वेश्चन ढंग से पढ़ना। गुडविल ऑफ द फर्म, नई गुडविल दे रखी है कितनी आपको, ये तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होगी, खुद करोगे, अभी मैंने करा चुका हूं, ये तो ट्रीटमेंट हो चुका है। रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स, तो इसकी भी क्या होगी बेटा, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो जब मैं इसकी भी गेनिंग टू सैक्रिफाइस कर रहा हूं, गुडविल कहां गई, गुडविल सॉरी जनरल रिजर्व कहां गया 23,400, तो ये 23,400 भी क्या करेंगे हम बेटा, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो दोनों को कंबाइन करके आप बस को क्या करना है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में डिवाइड कर देना है। आपको गेनिंग निकालना भी आता है, सैक्रिफाइस निकालना भी आता है, दोनों अमाउंट आपको गिवन है, गुडविल का भी गिवन है 23,400।
तो 23,400 और 24,000 जो टोटल है वो आ गया 47,400। इसको आप गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में क्या कर देना, डिवाइड कर देना। कर लोगे? थम्स अप दे दो। कर लोगे? अच्छा करोगे नहीं, मुझे एंट्री बताओ, कमेंट में लिखो एंट्री। तुम लिख सकते हो, उल जलूल चीजें लिख सकते हो, तो कमेंट के अंदर एंट्री भी पास आउट कर सकते। सही है जी, डन है। चलो बहुत ही बढ़िया। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। क्या है? बड़ा सिंपल है, लेकिन मैं आपको बता दूं, फिर इस टॉपिक की अगर तारीफ मैं करूंगा तो अगला चैप्टर है एडमिशन। फुल फ्लेज एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा अगर ये टॉपिक नहीं आया। तो रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, यहां पर भी दो केसेस है। पहली बात तो समझो हम कर क्यों रहे हैं। वैसे अब तक तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हमने गुडविल को क्यों रीवैल्यू किया, या गुल्लकों को क्यों हम तोड़ रहे हैं या नहीं तोड़ रहे, समझ रहे हो, चेंज क्यों कर रहे हैं। ऐसे असेट है यार, आज मेरे असेट की वैल्यू बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, लायबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है, तो प्रॉफिट लॉस का तो पार्ट है। हाँ या ना बताओ, सिंपल सी बात बताओ। आज आपने और मैंने, जैक और बारबोसा ने 2014 में एक लैंड बिल्डिंग खरीदी थी 10 लाख रुपए की। उसके ऊपर काम कर रहे हैं, बुक्स में वैल्यू 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख। आज बिजनेस बेचते हैं, 50 लाख की बिकती है, 40 लाख का प्रॉफिट, तो वो कैसे बांट रहे हैं? 2 रेशियो में बांट रहे हैं। लेकिन पीएसआर चेंज होने के बाद तो इक्वल बांटेंगे। आपको लगता है कि एक साल के अंदर इतना नुकसान क्यों झेलेगा जैक का? सही है ना। तो कहानी यहां पर यह है कि जिस चीज से भी फ्यूचर में प्रॉफिट लॉस पनपता है उसका ट्रीटमेंट आज ही करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज का मतलब क्या है, वो तो समझ गए। असेट की वैल्यू बड़ी होगी, हम रीवैल्यूएशन कराएंगे। हम कराएंगे मेरी टेबल की रीवैल्यूएशन क्या है, क्या नई वैल्यू, मेरे बोर्ड की क्या वैल्यू है, मेरे इस एसी की क्या वैल्यू है, पंखे की क्या वैल्यू है, इस कैमरे की क्या वैल्यू है, जमीन की क्या वैल्यू है। रीवैल्यू कराऊंगा मैं हर चीज को, बुलाऊंगा एक बढ़िया बंदा। ठीक है जी। अब यहां पर मैंने एग्जांपल दिया था, वो तुम लोग शायद नेशनल ज्योग्राफिक पर एक शो आता था, पॉर्न स्टार, PAWN, ठीक है ना। अब गंदे दिमाग, पॉर्न स्टार, ठीक है जी। और वो जो तुम कह रहे हो नेशनल ज्योग्राफिक पे नहीं आता था। पॉर्न स्टार एक ऐसा शो था जहां पर मतलब भंगार की दुकान थी, भंगार मतलब कबाड़ी की दुकान थी विदेश की। तो वहां पर क्या होता था, बहुतों को पता होगा पॉर्न स्टार। किस किसने देखा? मेरा तो फेवरेट शो होता था ये बचपन में। एक तो वो बियर ग्रिल वाला, वो मैन वर्सेस वाइल्ड, एक ये होता था, और एक और आता था, बहुत अच्छे अच्छे शोज देखते थे हम लोग, नेशनल ज्योग्राफिक, डिस्कवरी, हिस्ट्री चैनल पर। तो ये होता था, वहां पर लोग क्या करते थे, अपने घर का एंटीक और पुराना सामान, ऑथेंटिक सामान यहाँ पे आके बेचते थे। बेच तो खुद भी सकते हो, लेकिन ये वीडियो उसी सामान की डालते थे अपने चैनल पर या इस शो पर, जो ऑथेंटिक होता था, यूनिक होता था। जैसे माइकल जैक्सन का साइन किया हुआ एक पोस्टर, ठीक है ना, या कोका कोला का पहला ढक्कन, हाँ मजाक नहीं कर रहा, ऐसा होता था। या विंटेज बाइक, या विंटेज गाड़ी, विंटेज जहाज, विंटेज दूरबीन, विंटेज भैया जो आया था, वास्को डगामा आया था, उसके जो दूरबीन थी वो, ऐसे करके कुछ बनाते थे। अब मैं वहां पर कुछ भी साइन करके ले जाऊं और वो खरीद लेगा? नहीं। तो उनको परख होनी चाहिए कि भैया ये माइकल जैक्सन का साइन है या नहीं, या वो जो कप अर्जेंटीना ने जीता था ये वही वाला कप है या नहीं, XYZ, ठीक है ना। अब कभी कभी उनको पता होता था, कभी कभी नहीं पता होता था, तो वो एक वैल्यूअर को बुलाते थे जो चेक करता था कि भैया ये जेन्युइन वही चीज है या नहीं है। आज मुझे अपनी प्रॉपर्टी का रेट बताना हो तो मैं कैसे बताऊंगा? मैं किसी को बुलाऊंगा, इसको प्रॉपर्टी डीलर को बुलाऊंगा जो मेरे एरिया के आसपास होगा। भाई बता भाई मेरी इस बिल्डिंग की कीमत क्या है। मुझे आज अपने इस बोर्ड की कीमत थोड़ा ना पता है, इस बोर्ड की कीमत वो बताएगा जो इसका व्यापार करता है, तो मैं बुलाऊंगा उसको। तो वैल्यूएशन कराई जाएगी अपने असेट की और लायबिलिटी की। तो लायबिलिटी की वैल्यूएशन क्यों करनी हो? तो लोन तो वही वही चल रहा है ना। अरे नहीं, रुक जाओ भाई, रुक जाओ। कभी कभी क्या होता है, क्रेडिटर हमारे अकाउंट्स में दिख रहा है 30,000 30,000 30,000, लेकिन 2,000 रुपए के एक ऐसा राम नाम का क्रेडिटर था जो पैसे कभी लेने ही नहीं आ रहा अपने, फोन भी कर रहे हैं, ट्रेसेबल ही नहीं है। तो अब पता चला उसको, भैया वो तो निकल लिया, तो अब हमें 2,000 नहीं देने ना उसके, तो हमारे 28,000 आ गई लायबिलिटी। तो इससे हमें रिवैल्यूएशन करना है। बात समझ आ गई? अब जो रिवैल्यूएशन हम लोग कर रहे हैं उसको ढंग से देखना, वो भी दो तरीके से है। पहला, दे वांट टू ऑल्टर, अगर वो बुक्स ऑल्टर करना चाहते हैं, वांट टू ऑल्टर वैल्यूज इन न्यू बुक्स,
ठीक है जी, न्यू बुक में वो ऑल्टर करना चाहते हैं, तो एक अकाउंट बनेगा जिसका नाम होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनेगा बच्चों? रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब इस रीवैल्यूएशन अकाउंट का हम फॉर्मेट आपको बना के देते हैं। क्या क्लोन किया था भाई। हाँ, रुक जाओ रुक जाओ। और सुनाओ, क्या हाल चाल है भाई तुम्हारे? फॉर्मेट बनाने में तो भाई टाइम जाता ही जाता है। और सब बढ़िया? ठीक है, चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब इसमें सामान क्या क्या आएगा आओ समझते हैं। देखो, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट वो तो बताइए। नेचर होता है इसका नॉमिनल, ठीक है जी। जैसे कोई प्रॉफिट होगा तो इधर आएगा बाय इंक्रीज इन एसेट, इधर आ जाएगा। असेट की वैल्यू आएगी, बढ़ेगी तो इधर। बाय डिक्रीज इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी की वैल्यू कम होगी तो यहां आ जाएगी। सही है जी। टू डिक्रीज इन एसेट, एसेट की वैल्यू कम होगी तो यहां आ जाएगा डेबिट। टू इंक्रीज इन लाइबिलिटी, यहां आ जाएगा। और कुछ रीवैल्यूएशन एक्सपेंस हो जाएंगे तो वो भी यहां आ जाएगा। प्रॉफिट बचेगा तो प्रॉफिट, लॉस बचेगा तो लॉस। वैसे प्रॉफिट इधर आता है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो ट्रांसफर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? रीवैल्यूएशन एक्सपेंस वही वही वैल्यूअर को बुलाना पड़ेगा, फ्री में थोड़ा आएगा कोई भाई आगे इंस्पेक्शन भी करे और वैल्यू भी बताए, फ्री में नहीं आएगा ना कोई। तो ये अकाउंट बनेगा। अब इसी से हम एंट्री भी बना लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लैंड की वैल्यू बढ़ गई तो एंट्री क्या हो जाएगी? लैंड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट टू रीवैल्यूएशन। क्रेडिटर कम हो गए, क्रेडिटर टू रीवैल्यूएशन। मान लो बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई, रीवैल्यूएशन टू बिल्डिंग। मशीनरी की वैल्यू कम हो गई, मशीनरी रीवैल्यूएशन टू मशीनरी। स्टॉक की वैल्यू कम हो गई, रीवैल्यूएशन टू स्टॉक। हमारे लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, बैंक लोन बढ़ गया, रीवैल्यूएशन टू बैंक लोन। ऐसा होगा, ठीक है ना। एंट्री तो खुद ही बना दोगे तुम। उसके बाद ये कह रहे हैं दे want, they do not want to alter, they do not want to alter। वो कह रहे हैं कि नहीं ऑल्टर नहीं करेंगे, नई बुक्स को वो ऑल्टर नहीं करना चाहते, वो एज इट इज इन्वेस्टमेंट रखेंगे, एज इट इज मशीनरी की वैल्यू रखेंगे, वो चेंज नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे? दे वांट टू पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। अब आपको पता ही है सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री होती क्या है? वही गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ठीक है ना। एंट्री क्या होगी? वही गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अगर प्रॉफिट हुआ तो, लॉस हो गया तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग आ जाएगा। अभी हम कैसे निकालेंगे? जो भी यहां पर आइटम है वो प्लस होती है, जैसे इंक्रीज इन एसेट प्लस डिक्रीज इन लाइबिलिटी माइनस हो जाएगा डिक्रीज इन एसेट माइनस डिक्रीज इन इंक्रीज इन लाइबिलिटी माइनस रीवैल्यूएशन एक्सपेंस। जो भी अमाउंट आएगा प्लस आएगा माइनस आएगा। प्लस आएगा तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, नेट इंक्रीज इन एसेट्स एंड लायबिलिटी। नेगेटिव आएगा तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग हो जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन करके देखेंगे। मैं आपको बता दूं, आपको इसी को अपना दोस्त बनाना है अगले चैप्टर के लिए। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ओके जी। फिर यहाँ पर जैसे क्वेश्चन आया, प्रॉपर क्वेश्चन आया, आपको जर्नल एंट्रीज देनी है। क्वेश्चन में आशीष है, आकाश है, अमित है, इक्वल पार्टनर्स थे, बैलेंस शीट ये दे रखी है। अब बैलेंस शीट में हमेशा काम की चीज ढूंढा करो। जैसे एक तो ये है ही है काम की चीज, और एक एडवर्टीजमेंट है आपके काम की चीज, ठीक है ना। फुल फ्लेज क्वेश्चन में बैलेंस शीट को ऐसे टटोलते हैं। पार्टनर्स डिसाइडेड to share profit in the ratio of 2:1 with effect from 1 अप्रैल 2019। they have also decided that value of the stock कम हो जाएगा। मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्रोविजन, आकाश कैरी आउट, वो कह रहा है सारा खर्चा मैं करूंगा जो भी है, एंट्री करनी। अच्छा, कुछ नहीं बोल रखा, कुछ भी नहीं बोल रखा, तो ये भी क्या है बेटा? बाय डिफॉल्ट। तो हमको क्या करना है? अकाउंट ही बनाना है। तो हम क्या करेंगे? अकाउंट भी बना देंगे तुम्हारे लिए, अकाउंट भी बना देते हैं और एंट्री भी कर देते हैं। और बताओ क्या चाहिए तुमको? तो ये आ गया रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये बनाओ जी। अब सिंपल सी बात है, फॉर्मेट ढंग से बनाएंगे। वैल्यू ऑफ स्टॉक रिड्यूस टू 7 लाख। अब टू और बाय में फर्क होता है अंग्रेजों।
वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस टू 1.25 लाख। स्टॉक कितना था भैया 140, कितना हो गया 1.25 लाख, कितना गिर गया 15,000, गिर गया ना, तो यहां आ जाएगा टू स्टॉक 15,000। 140 से 1.25 लाख हो गया तो 15,000 गिर गया। वैल्यू ऑफ मशीनरी डिक्रीज्ड बाय 10%, मशीनरी कितनी है 2.5 लाख, 2,50,000 का 10% कम हो गई, ये भी गिर गई है। टू मशीनरी, मशीनरी कितनी गिर गई भैया 25,000, बहुत बढ़िया। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 62,000, तो 62,000 से बढ़ गई है, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 62,000, बहुत ही बढ़िया। प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन क्या होता है लाइबिलिटी, 5% डेटर के ऊपर, कहां डेटर 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 80,000 का 5% 4,000 रुपये, तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है, इधर आ जाए। तो प्रोविजन फॉर डेटर, डाउटफुल डेट ऑन डेटर्स 4,000 रुपये यहां पर, 80,000 का 5% था, ठीक है जी। आकाश कह रहा है कि मैं रिकॉन्स्टिट्यूशन कराऊंगा पर मुझे थोड़ा सा पैसा चाहिए, देखो मैं लोगों से मिलूंगा, बुलाऊंगा, टाइम दूंगा अपना, तो 10,000 रुपये मुझे भी चाहिए, ठीक है जी। तो यहां पर आ गया टू, पार्टनर का नाम क्या है आकाश, तो आकाश को भी पैसे हम देंगे, यह आ गया आकाश की कैपिटल, कितना भैया 10,000 रुपये इसको। अब देखो हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो आप देख लोगे, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ 62,000, ये कितना आया 40, 50, 54, 54, तो 8,000 का हमारा प्रॉफिट हो गया है, जो कि बढ़ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, तीनों पार्टनर्स में बढ़ जाएगा कैसे इक्वली, तो आशीष आकाश और आशीष आकाश अमित बांट लोगे भाई, तीनों पार्टनर्स में बांट लेना। 8,000 का 1/3, तो 8,000 का 1/3 आ जाएगा 266, 2666, 2667, 2667, 8,000 बनना चाहिए टोटल, ठीक है ना, ओके डन, आगे बढ़े। चलो ये हो गया रिवल्यूशन। अच्छा एंट्री करनी है तो एंट्री भी हो जाएगी, लो यहां से शुरू कर लो। एंट्री पॉइंट वाइज करनी है तो वो भी हो जाएगी, जैसे पहले स्टॉक की एंट्री थी, तो स्टॉक की एंट्री ये थी, तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी जल्दी बताओ, रीवैल्यूएशन टू स्टॉक, अमाउंट लिख लेना। दूसरी एंट्री किसकी थी यहां पढ़ लो, क्या थी मशीनरी की, तो इसकी भी एंट्री क्या हो जाएगी रीवैल्यूएशन टू मशीनरी। अलग अलग ही करना बेटर रहता है, पॉइंट अलग अलग के होते हैं। देखो ये तो हमसे पूछा ही नहीं था ना बेटा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया, ठीक है ना। हमें रीवैल्यूएशन टू मशीनरी, रीवैल्यूएशन अलग अलग करोगे तो अलग अलग एंट्रियों के, इसके अलग मार्क्स हैं, इसके अलग मार्क्स हैं। और अच्छा ये भी देखो, मान लो मशीनरी का अमाउंट गलत कर दिया आपने और आपने सबकी एक ही एंट्री कर दी, सारी एंट्रियां गई, अमाउंट गलत है तो एंट्री गलत है, इस बात का ध्यान रखेंगे, अलग अलग करने से फायदा होता है जब एंट्रीज पूछी हो तो आपसे। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई थी तो एंट्री हो गई लैंड एंड बिल्डिंग टू रीवैल्यूएशन। चौथी एंट्री क्या थी, चौथी एंट्री थी प्रोविजन वाली, क्या हो जाएगी रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। पांचवी एंट्री क्या थी आकाश वाली, रीवैल्यूएशन टू आकाश कैपिटल। और फिर लॉस वाली रीवैल्यूएशन, सॉरी प्रॉफिट वाली टू आकाश, टू अमित, टू जो भी था आशीष, ठीक है जी, बांट लोगे इतनी एंट्री, तो मुश्किल नहीं है गेम, केस इज वेरी इजी। अब जैसे ये है अनिल मानवी पायल, ओल्ड रेशियो दे रखा है बेटा, देयर बैलेंस शीट ये दे रखी है। अब अच्छा अब देखो इसी क्वेश्चन के अंदर आप ये वाली एंट्री भी तो कर सकते हो, जनरल रिजर्व और एडवर्टीजमेंट, क्या होगी जनरल रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर और ओल्ड पार्टनर टू एडवर्टीजमेंट, ये भी तो कर सकते हो भाई, बांटना तो पड़ेगा ही उन पार्टनर, हमने सब कुछ रिवैल्यू कर दिया जबकि यहां दिया नहीं हुआ, ये भी करना चाहो तो करके आ सकते हो, टीचर अप्रिशिएट ही करेगा, ठीक है ना, टाइम वेस्ट भी हो रहा है लेकिन अप्रिशिएट भी करेगा, पूछा नहीं है वैसे। अब यहां पर देखो हमारे लिए क्या है, एक तो जनरल रिजर्व आ रहा है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व आ रहा है, ये दोनों हमारे काम की चीजें हैं, ठीक है जी। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट 2-1 विद इफेक्ट फ्रॉम, दे डिसएग्रीड दैट, यहां पर आया देखो लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बाय 10%, तो रिवैल्यूएशन बना लेते हैं, ठीक है जी। हमको क्या बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहां बना लो रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गई है, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट बाय 10%, तो लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है 260,
तो 26,000 रुपये आ गया। सही है बेटा। उसके बाद मशीनरी रिड्यूस बाय, देखो टू और बाय में तो देखना पड़ेगा, 15% से कम हो गई है। 3.5 लाख का 15% कितना, क्या कर दिया मैंने, 3.5 लाख का 15% हो गया 52,500। तो ये क्या हो रहा है, वैल्यू कम हो रही है, रिड्यूस्ड बाय, तो यहां आ गया टू मशीनरी 52,500, 52,500 मशीनरी की वैल्यू कम हो गई है, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे स्टॉक इंक्रीज टू बाय, 1 लाख से नहीं बढ़ गए, 1 लाख तक पहुंच गए अंग्रेजों, देखो 90,000 से 1 लाख हो गए, 10,000 बढ़ गया। बाय स्टॉक 10,000 से बढ़ गया। प्रोविजन बनाना है 5% ऑन डेटर, कितने हैं डेटर, डेटर 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 डेटर, ओए इतने सारे, 10 लाख रुपीज के क्या है डेटर, नहीं भाई कुछ तो गड़बड़ लग रही है, 10 लाख नहीं होंगे, 10 लाख तो टोटल है, 10 लाख तो टोटल है, मैं भी निकाल लेता हूँ, 260 प्लस 3.5 प्लस 90 प्लस 70 प्लस 25, भाई ये तो कितना कितना अमाउंट ही गलत है, प्लस 25, हाँ कुछ तो गड़बड़ है भाई, देख लेना जो भी होगा यार, कुछ मिस टाइप हो गया, वेरी वेरी सॉरी, ठीक है ना, मैं खुद समझ नहीं पा रहा कितना होगा, 1 लाख होगा तो भी समझ में आ जाएगा। तो क्या करना है, 1 लाख का 5%, 5,000, 1 लाख मान लेता हूँ, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट समझाना है ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो 5,000 रुपये आ गया। फिर क्या कह रहा है जी, क्रेडिटर 5,000 नॉट लाइकली टू बी क्लेम, ये आएगा ही नहीं कभी लेने, तो क्रेडिटर 5,000 रुपए से कम हो गया, क्या लिखा है, क्रेडिटर ऑफ 5,000 इज नॉट टू क्लेम द ड्यूज, पैसे लेने नहीं आएगा, क्लेम ऑन द अकाउंट, ये अलग एंट्री है, देखो वर्कमैन कॉम्पनसेशन के अंदर 10,000 रुपए का एस्टिमेशन आया क्लेम का, गुल्लक कितनी थी आपकी, इतनी, तो एंट्री हो गई ना, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 30,000, अभी सिखाइए, क्लेम कितना आया हुआ आपके ऊपर 10,000, जो बाकी बच जाएगा वो अनिल है, मानवी है और पायल है, ओल्ड रेशो बढ़ जाएगा, सब सिखा दिया भाई, खत्म होने वाला है चैप्टर, और क्या चाहिए तुमको, आकाश, अच्छा तो बहुत पीछे चला गया, हाँ जी, फिर कह रहे हैं 2,000 रुपए का फर्म रिवैल्यूएशन कराने में खर्चा करेगी, तो यहां पर आ गया 2, कैश कह लो या रिवैल्यूएशन एक्सपेंस कह लो 2,000 रुपए, अब जो प्रॉफिट या लॉस बचेगा वो पार्टनर से, सही है, क्लियर है जी। और देखें, अब ये वाला क्वेश्चन भी देख लो, अच्छा एंट्री भी कर लोगे, पूछी नहीं है वैसे, ये देख लो, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस टॉपिक का, ठीक है ना, एबीसीआर पार्टनर्स, ओल्ड रेशो दे रखा है, नया रेशो दे रखा है, क्या कह रखा है, दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द, हाँ देखो अब ये वो लाइन आई है, अब ये वो लाइन आ गई, देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिवैल्यूएशन विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू बाय पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री, एक एंट्री पास करना चाहते हैं। अब देखो बुक वैल्यू इतनी है, रिवाइज्ड वैल्यू इतनी है, तो बढ़ गई वैल्यू, क्या हो गई है, बढ़ गई है, तो देखो इंक्रीज इन लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 प्लस हो गया, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हो गई, तो लेस, डिक्रीज इन प्लांट एंड मशीनरी 10,000 रुपए से कम हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर कम हो गया तो प्लस होगा, क्रेडिटर 5,000 रुपए प्लस हो जाएगा बेटा, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बढ़ गए हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 15,000 माइनस हो जाए, तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, 55,000 में से 25,000 जाएंगे तो 30,000 बचेगा, प्लस का बचा है, एंट्री हो जाएगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, वो तो आप निकाल लोगे, ओल्ड है 5:3:2, न्यू है 2:3:5, तो भैया ए का क्या हो रहा है सैक्रिफाइस, दूर से दिख रहा है 3/10, बी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सी का सैक्रिफाइस कर रहा हूं तो क्या आ रहा है -3/10, यानी गेन कर रहा है, तो एंट्री हो गई गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग, ए इज कैपिटल, कितना आया बेटा, कितना आया, कितना आया, कितना आया, 30,000 का 3/10, कितना हो गया 9,000 और 9,000, समझ में आ गया, ठीक है जी, दोनों केस समझा दिए मैंने आपको। अच्छा इसी क्वेश्चन में अगर गुडविल भी दी होती
तो भी इसी में प्लस हो जाती, एक ही एंट्री होनी थी, ठीक है ना, अलग अलग एंट्री नहीं करूंगा, एक ही एंट्री करूंगा। बात समझ में आ गई। और देखो अब कहानी क्या है, पीछे चलना है हमको, कहानी यहां नहीं, हमें चलना है एकदम पीछे। हम चलते हैं सबसे पहले वाले पॉइंट पर। क्या सीखा अभी आपने? आपने ये सीख लिया, आपने ये सीख लिया, आपने ये सीख लिया, आपने ये सीख लिया। आज अगर मैं आपको बोलूं, इधर आओ, कि एक ऐसा क्वेश्चन दे दूं जहां पर आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया, तो इसका प्रॉफिट निकल गया होगा। उसके बाद गुडविल की एंट्री भी सिखा दी मैंने आपको, रिजर्व की एंट्री भी सिखा दी। क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना पाओगे? बिल्कुल बना पाऊंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मुझे पिछले चैप्टर में सिखा दिया आपने फंडामेंटल में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, जो जो एंट्री पार्टनर्स को बढ़ा रही है आ जाएगी, कम हो रही है इधर आ जाएगी, कर लोगे। बैलेंस शीट बना लोगे, बिल्कुल बना लेंगे। क्या हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कर लेंगे? नहीं करेंगे। अब मेरी बात ढंग से सुनना, दिस इज द लास्ट पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है, कान खोल कर सुन लेना। कोई कमेंट में इफ बट नहीं होना चाहिए, कोई मन में आशंका नहीं बचनी चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बताता हूं। जब भी पीएसआर चेंज होता है तो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग में फर्क पड़ता है, सीख लिया हमको, आ गया। वैल्यू ऑफ गुडविल की जाती है, सीख ली। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री याद हो गई, कर भी ली 50 क्वेश्चन, घर पे भी किए होंगे तुमने। रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस, ये भी समझ में आ गया। दे वांट टू शो, दे डू नॉट वांट टू शो, समझ में आ गया, एंट्री भी हो गई। उसके बाद अभी हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसको तो दिल के करीब रख लेना, रीवैल्यूएशन अकाउंट की कम से कम 10-12 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेना। और दूसरा केस बताया था गेनिंग टू सैक्रिफाइस। अब आता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इस चैप्टर में एक टॉपिक और है जहां पे फुल फ्लेज क्वेश्चन है। आप अगर पेड बैच के बच्चे हो तो आपको पता है कि मैं इस चैप्टर से फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं कराता हूं। मैं इस चैप्टर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी नहीं कराता हूं। सर क्यों? सर पेपर में नहीं आती, आएगी। लेकिन हम ये टॉपिक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और फुल फ्लेज क्वेश्चन एडमिशन चैप्टर में सीखेंगे, क्योंकि वहां और ज्यादा पावरफुल तरीके से है। यहां पर बच्चा कंफ्यूज ज्यादा होता है। मेरे पिछले 15-16 साल के इस 12th क्लास को पढ़ाने के, मैं तो काफी साल हो गए, 20वां साल चल रहा है, लेकिन शायद 16 ईयर्स हो गए मुझे 12th स्टैंडर्ड को पढ़ाते हुए। मैंने आज तक, जीवन में आज तक, क्योंकि मैंने जब मैंने पढ़ा था तो भी हमारे टीचर ने इसको ऐसे नहीं पढ़ाया था। हमारे टीचर ने कहा कि बेटा इसको अभी हम यहां पर छोड़ देते हैं, हम पढ़ेंगे एडमिशन चैप्टर में। अब हमारा एडमिशन चैप्टर का पहला पॉइंट क्या है? यही है। दूसरा पॉइंट क्या है? यही है। तीसरा पॉइंट क्या है? यही है। चौथा पॉइंट क्या है? यही है। पांचवा पॉइंट क्या है? ये रहा। यहां इतना सा है, वहां इतना ज्यादा है। पेपर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन एडमिशन चैप्टर से 100% आएगा। नहीं आएगा ना तो पढ़ाना छोड़ दूंगा। और बताओ, बात समझ आ गई? पढ़ाना छोड़ दूंगा मैं। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से नहीं, एडमिशन और रिटायरमेंट। बात समझ में आ गई? ट्रस्ट करते हो मुझ पर? ट्रस्ट करते हो? पेड बैच वाले बच्चे देख रहे होंगे तो वैसे लिख देंगे नीचे, हाँ भाई उशांक सर ने ऐसे ही कराया, मैंने पेड बैच में भी नहीं कराया, आज तक नहीं कराया, पुराना पिछले साल, पिछले से पिछले साल, आज तक नहीं कराया, ऑफलाइन ऑनलाइन कभी नहीं। और अगर यूट्यूब की जनता है, इस बात को ट्रस्ट करना पड़ेगा कि मैं जो कर रहा हूं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं। वरना जो बंदा इतनी देर से पढ़ा रहा है, सालगिरह वाले दिन, शादी के सालगिरह वाले दिन, तो वो आधा घंटा और पढ़ा सकता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन ये पढ़ाने से कंफ्यूजन बढ़ती है, कम नहीं होती। तो जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट योर टीचर, ट्रस्ट योर बड़ा भाई, और आगे बढ़ जाओ। करना क्या है मैं तुमको बताता हूं। आपको सिर्फ इन 4 टॉपिक्स पे बहुत फोकस करना है। इतना फोकस कर लो, इतना फोकस कर लो कि एडमिशन चैप्टर हलवा लग जाए। अगर यहां पर कम मेहनत की, एडमिशन में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर यहां पर मेहनत कर ली तो एडमिशन 90% चैप्टर हलवा हो जाएगा। इसको छोड़ के ये वहां पकड़ लेंगे। ठीक है जी। लेक्चर कैसा लगा? बढ़िया लगा? मन से पढ़ाया यार मैंने, बहुत ज्यादा मन से पढ़ाया। मैं बड़ा एनर्जेटिक तरीके से आज आया था और मैं सोच के आया था कि भाई बेहतरीन तरीके से पढ़ा देना है। अगला चैप्टर एडमिशन होगा, बट ऑब्वियस सी बात है, ठीक है जी। कब होगा? मैं जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आई नीड सम टाइम ड्यू टू 2 बड़ी चीज। एक तो मैं उसको 1 शॉट में बनाना चाहता हूं, तो वो लगभग वो चैप्टर, मुझे ऐसा लगता है अगर 1 शॉट बनाऊंगा तो 4 से लेकर 5 घंटे का 1 शॉट बनने वाला है। जैसा इंटीग्रेशन का बना था वैसा तो मैं एक दिन के अंदर तो वो नहीं बना पाऊंगा। तो उसको मुझे टुकड़ों में डिवाइड कर करके बनाकर मर्ज कर आपको देना पड़ेगा। मैं पार्ट वाइज दूंगा तो फायदा नहीं होगा, वो रीच खत्म हो जाती है लेक्चर की ना, वो हर एक बच्चे तक नहीं पहुंच पाता, जैसे फंडामेंटल के साथ हुआ मेरे, ठीक है ना। दूसरा, मुझे वेकेशन पे भी जाना, मेरे बाल बच्चे भी हैं, ठीक है ना।
आज तो मैंने छुट्टी नहीं लिया, आज पूरा दिन पढ़ा रहा हूँ मैं शादी की सालगिरह वाले दिन। लेकिन हाँ, जून मिड में आई एम गोइंग फॉर अ वेकेशन, इंग्लिश सीख रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसी देश जा रहा हूँ कि जहाँ पर इंग्लिश स्पीक नहीं हो भाई यार, ये तो बेइज्जती कराऊंगा वहाँ पर अपनी, तो वहाँ पे इंग्लिश सीखने की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। तो आई एम लर्निंग इंग्लिश बाय माई हार्ट। तो वहाँ से आएंगे, फिर हम आपका वन शॉट बनाने की तैयारी करेंगे, कुछ पहले बना के जाएंगे, कुछ आकर बनाएंगे, और जब मैं आकर बनाऊंगा तो मेरी अंग्रेजी और ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तो मिलते हैं अगली लेक्चर में, तब तक के लिए मैं तुमको अपनी फैमिली मानता हूँ, इसलिए मैं देखो कितना फ्रैंकली तुम्हारे साथ बात करता हूँ। बातें करनी जरूरी है, तभी ये जेलअप हो रहे हैं हम लोग, मज़ा आता है। और बच्चे मिलते हैं मुझे रोड पर, कहते हैं सर कॉमर्स एंड फन पे हैं, और ऐसे मिलते हैं कि जैसे पता नहीं बरसों से जानते हैं मुझे। मुझे भी लगता है कि वाइब आती है, ऐसी आंखों से तेज उनका ऐसा आता है, फेस से ऐसा एक रिफ्लेक्शन होता है कि यस दे नो मी फ्रॉम मैनी ईयर्स। अच्छा लगता है, इसलिए मैं सारी बातें तुमको बताता हूँ, ठीक है ना। चलो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।